हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मास्टरमाइंड क्लासेस। हम लोग आज क्लास 12 अकाउंटेंसी के सिलेबस में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर को स्टार्ट करने वाले हैं। चैप्टर का नाम है इशू ऑफ शेयर्स। आप लोगों के सिलेबस में जो कंपनी अकाउंट की सेक्शन है उससे रिलेटेड ये चैप्टर है इशू ऑफ शेयर्स, और ये आपके कंपनी अकाउंट के सिलेबस का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट कॉन्सेप्चुअल एंड ट्रिकी चैप्टर है, जिसमें स्टूडेंट बोर्ड एग्जाम तक परेशान रहते हैं। ये वो चैप्टर है जो पूरा साल पढ़ने के बाद भी बोर्ड एग्जाम तक स्टूडेंट को कॉन्फिडेंस नहीं आता इस चैप्टर में। तो आज हम लोग वो स्टार्ट करने वाले हैं। आज क्योंकि फर्स्ट क्लास है तो आप लोगों को ज्यादातर चीजों को सुनना है और समझना है, ठीक है। ज्यादा आज कोई प्रॉब्लम, प्रैक्टिकल, न्यूमेरिकल नहीं होगा। मोस्ट ऑफ द क्लास आज का हमारा क्या चलेगा, सुनने और समझने का। व्हाट इज दिस चैप्टर एंड व्हाट इज दिस चैप्टर ऑल अबाउट। तो सबसे पहले हम लोग एक फ्रेश पेज में चैप्टर की हेडिंग देंगे। चैप्टर का नाम क्या है, इशू ऑफ शेयर्स, राइट। इशू of shares. Oh, I'm sorry. I think I am now more audible. ठीक है, माइक लगाना भूल गए थे, ठीक है। चलो, तो चैप्टर है हमारा इशू ऑफ शेयर्स। तो एकदम ध्यान से सुनो, कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, पेन कॉपी सब साइड में रखो, सिर्फ सुनो। शेयर्स क्या होते हैं? शेयर्स एक इंस्ट्रूमेंट है जो कोई कंपनी इशू करती है। किस लिए इशू करती है? फंड रेज करने के लिए, कैपिटल अक्वायर करने के लिए। जैसा कि हम लोगों ने ऑलरेडी अपने फर्स्ट चैप्टर, जो कंपनी अकाउंट के सेक्शन का जो फर्स्ट चैप्टर था, शेड्यूल 3 ऑफ द कंपनीज एक्ट, जिसमें हम लोगों ने कंपनीज का बैलेंस शीट बनाना सीखा था, उस चैप्टर में थोड़ा बहुत मैंने शेयर्स के बारे में बताया था। तो कोई भी कंपनी को कैपिटल कहाँ से मिलता है? कैपिटल मिलता है शेयर इशू करके। कंपनी शेयर इशू करती है और शेयर इशू करके जो लोग खरीदते हैं उनको बोलते हैं शेयर होल्डर, और उन शेयर होल्डर के थ्रू से कंपनी को पैसे मिलते हैं, और यही कंपनी का क्या होता है? कैपिटल होता है। और इस कैपिटल को हम लोग नाम देते हैं शेयर कैपिटल। कंपनी के केस में कैपिटल को क्या बोला जाता है? शेयर कैपिटल। क्यों? क्योंकि कंपनी को शेयर से कैपिटल प्राप्त होते हैं, मतलब कंपनी का कैपिटल शेयर के थ्रू आता है, इसलिए इसको बोलते हैं शेयर कैपिटल। तो कंपनी के केस में कोई कैपिटल बोल के कोई टर्म नहीं है। कंपनी के केस में जब हम लोग बैलेंस शीट में देखेंगे तो हमें क्या दिखेगा? शेयर कैपिटल। तो शेयर कैपिटल ही कंपनी का कैपिटल है, शेयर के थ्रू से आता है। अब याद रखना, कंपनी जो होती है वो दो तरीके की होती है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी एंड पब्लिक लिमिटेड कंपनी। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को हम लोग क्लोजली हेल्ड कंपनी भी बोलते हैं लीगल टर्म्स में। इसका मतलब ये होता है कि ये वो कंपनी है जहां पर कुछ लोगों ने आपस में मिलकर कंपनी को क्रिएट किया है किसी कॉमन गोल, कॉमन पर्पस के लिए, कॉमन ऑब्जेक्टिव के लिए, और वो लोग आपस में मिलकर पैसे लगा रहे हैं, बट वो लोग लीगल फॉर्म में बिजनेस करना चाहते हैं। देखो, अगर कुछ लोग आपस में मिलकर बिजनेस करना चाहते हैं ना, मान लो 3, 4, 5 लोग आपस में मिलकर बिजनेस करना चाहते हैं साथ में, तो वो लोग पार्टनरशिप भी फॉर्म कर सकते हैं। लेकिन अगर मान लो वो लोग चाहते हैं कि नहीं, हम लोग लीगल टर्म्स में बिजनेस करें, हमारा जो बिजनेस का नेचर हो वो एकदम लीगली रजिस्टर्ड हो, तो प्रॉपर लीगल फॉर्मेट में बिजनेस करने के लिए लोग क्या करते हैं? कंपनी बनाते हैं। लेकिन अगर कुछ लोग आपस में मिलकर कंपनी बनाते हैं तो इस तरह के कंपनी को बोलते हैं प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। और इन कंपनी के जो शेयर्स होते हैं ये उन्हीं लोगों के पास होता है जिन लोगों ने इस कंपनी को बनाया है। इसे हम लोग लीगल टर्म्स में बोलते हैं प्रोमोटर्स ऑफ द कंपनी। तो प्रोमोटर्स ऑफ द कंपनी का मतलब जो लोग कंपनी को बना रहे हैं, जिन्होंने कंपनी को क्रिएट किया है, कंपनी को बनाने के लिए जिन्होंने लीगल प्रोसीजर फॉलो किया है, जिन्होंने मेमोरेंडम आर्टिकल को बनाया। समझ में आ रहा है? ये सारे जो कुछ फंडामेंटल लोग जिन्होंने इनिशिएटिव लिया कंपनी को बनाने का, क्रिएट करने का, दे आर कॉल्ड प्रोमोटर्स ऑफ द कंपनी। और वो लोग ही क्या करते हैं? कंपनी के शेयर्स को भी खरीद लेते हैं, क्योंकि कंपनी उनकी है, उन्होंने क्रिएट किया, कंपनी उन्होंने बनाया, तो कंपनी के शेयर भी वो लोग क्या करते हैं? खुद ही सब्सक्राइब करते हैं, कंपनी का शेयर भी वो लोग खुद ही खरीदते हैं, और वो लोग बन जाते हैं कंपनी के शेयर होल्डर। जिसके पास जितना ज्यादा शेयर होता है उसकी ओनरशिप उतनी ज्यादा मानी जाती है। मतलब शेयर्स क्या है लीगल टर्म्स में अगर समझे तो शेयर जो है ये कैपिटल का एक स्मॉलर यूनिट है। यानी कंपनी के जो कैपिटल होता है ना, कंपनी का जो टोटल कैपिटल होता है वो स्मॉल यूनिट्स में डिवाइडेड होता है, वो स्मॉल यूनिट्स में डिवाइडेड होता है। अब जिसके पास जितने ज्यादा यूनिट्स होंगे वो उतना ज्यादा बिजनेस का मालिक माना जाएगा। तुमको समझ में आ रहा है? तो कंपनी का जो टोटल कैपिटल है वो शेयर से आता है।
तो शेयर जो खरीदते हैं उनको क्या बोलते हैं? शेयर होल्डर्स। और शेयर होल्डर्स शेयर खरीद रहे हैं, इसी के वजह से कंपनी में कैपिटल आ रहा है। तो शेयर होल्डर्स आर द प्रोवाइडर ऑफ कैपिटल, और जो कैपिटल का प्रोवाइडर होता है वही बिजनेस का ओनर भी होता है, यानी कि जो शेयर होल्डर्स है वही कंपनी के ओनर्स माने जाते हैं। लेकिन ओनर्स की पावर कितनी होती है, ओनरशिप का प्रोपोर्शन क्या होता है? तो ओनरशिप का जो प्रोपोर्शन है ये डिपेंड करेगा शेयर होल्डिंग के रेशियो के हिसाब से। तो कोई कंपनी है, मान लो उसको 5 या 8 या 10 लोगों ने मिलकर बनाया, अब किसकी ओनरशिप कितनी है, इट विल डिपेंड अपॉन द शेयर होल्डिंग पैटर्न। जिसने ज्यादा कैपिटल कंट्रीब्यूट किया इन द फॉर्म ऑफ शेयर्स, जिन्होंने ज्यादा शेयर सब्सक्राइब किया, ज्यादा पैसे लगाए बिजनेस में, तो उन्हें ज्यादा शेयर मिले। तो जिसने ज्यादा पैसे लगाए, ज्यादा शेयर खरीदे, उसकी शेयर होल्डिंग ज्यादा होगी। जब शेयर होल्डिंग ज्यादा होगी तो उसकी ओनरशिप राइट भी ज्यादा होगी। जिसने कम पैसे लगाए, कम शेयर खरीदे, उसकी शेयर होल्डिंग कम है, ओनरशिप राइट भी कम है। तो बेसिकली शेयर होल्डर्स आर दी प्रोवाइडर ऑफ कैपिटल, शेयर होल्डर्स आर दी ओनर ऑफ कंपनी, एंड ओनरशिप डिपेंड्स अपॉन द शेयर होल्डिंग पैटर्न। तो जिसका शेयर होल्डिंग ज्यादा है उसका ओनरशिप राइट ज्यादा है, जिसका शेयर होल्डिंग कम है ओनरशिप कम है। तो इस तरह के कंपनी को हम लोग क्या बोलते हैं? प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। कैसे बनती है? इसके लिए आपको कंपनीज एक्ट में जाके अपने बिजनेस को रजिस्टर करना पड़ता है। ये हम लोग ऑलरेडी बात कर चुके हैं शेड्यूल 3 वाले में, शेड्यूल 3 ऑफ द कंपनीज एक्ट वाले जो फर्स्ट चैप्टर किए थे उसमें, और पहले भी क्लास 11 में कॉमर्स बिजनेस स्टडीज में मैंने ये सारी चीजें, जो स्टूडेंट मेरे से पढ़े उनको मैंने ये सब बताया हुआ है। ठीक है, आप लोग कहीं भी पढ़े होंगे तो आप लोगों ने ये सारी चीजें क्लास 11 में ऑलरेडी पढ़ी है। तो ये तो हो गया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। लेकिन कोई भी कंपनी जब स्टार्ट होती है तो नॉर्मली कंपनी प्राइवेट लिमिटेड के फॉर्म से ही स्टार्ट होती है, कुछ लोग मिलकर उसे बनाते हैं। लेकिन बाद में धीरे धीरे करके जब बिजनेस एक्सपैंड होता है, पैसों की और ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, तो फिर ज़रूरत पड़ती है हमें प्राइवेट से पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट होने की। क्योंकि बड़े बिजनेस के लिए, बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए, ग्रो करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा पैसे चाहिए, जो कि 2-5 लोग 10 लोगों के बस की बात नहीं होती है। जैसे आज हम लोग देखते हैं कोई कंपनी है 1000 करोड़ की, 500 करोड़ की कंपनी है, तो ये 1000-500 करोड़ को 2-5 लोग 10 लोग मिलकर नहीं लगाते हैं, ये पब्लिक मनी होती है। तो बिजनेस एक सर्टेन लेवल तक इंसान इंडिविजुअली संभाल सकता है। जैसे बिजनेस जब बहुत ही छोटे लेवल पे होता है तो एक अकेला इंसान अपने खुद के पैसे से उसको स्टार्ट कर सकता है, 2-5 लाख 10 लाख लगाकर, डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ बिजनेस। अ सिंगल पर्सन कैन इन्वेस्ट आउट ऑफ हिज ओन पर्सनल कैपेसिटी एंड ही कैन स्टार्ट हिज ओन बिजनेस। तो जैसे प्रोप्राइटरशिप बिजनेस, किसी ने छोटा सा कोई बिजनेस स्टार्ट किया, उसके लिए 2-5-10 लाख रुपए लगाए, तो इतना अमाउंट कोई इंसान अपने पर्सनल कैपेसिटी से इन्वेस्ट कर सकता है। लेकिन अगर उसे ज्यादा पैसे चाहिए, 50-60 लाख चाहिए, तो मे बी एक पर्सन के लिए अकेला 50-60 लाख 70-80 लाख मुश्किल हो, तो उसने क्या किया, 5-6 लोगों को मिला लिया कि चलो ठीक है, सब लोग 10 लाख 12 लाख 8 लाख करके दो, मिला जुला के 50-60 लाख हो जाएंगे। तो अगर आपको कोई बिजनेस स्टार्ट करना है जिसकी कैपिटल रिक्वायरमेंट बहुत कम है, 2-5 लाख 8 लाख 10 लाख, तो मे बी एक सिंगल पर्सन अकेला उसको फंड कर सकता है। लेकिन ऐसे में बिजनेस का जो नेचर होगा वो सोल प्रोप्राइटरशिप होगा। अगर आपको ज्यादा पैसों की जरूरत है तो आप कुछ लोग मिलकर पार्टनरशिप फर्म बना लो। पार्टनरशिप में सारे पार्टनर क्या करेंगे, मिलके कंट्रीब्यूट करेंगे तो पैसे ज्यादा आएंगे। या फिर आप एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बना लो, अगर आप लीगल स्ट्रक्चर देना चाहते हो अपने बिजनेस को, लीगल वे में आप बिजनेस करना चाहते हो, तो भी बात बराबर है कि जितने भी लोग हैं वो सारे लोग मिलकर क्या करेंगे, पैसे इन्वेस्ट करेंगे, वो सारे प्रोमोटर बन जाएंगे और कंपनी बनने के बाद वो लोग शेयर खरीद लेंगे कंपनी का। लेकिन अगर आपके कैपिटल की रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा है, जो 2-5-10 लोगों के बस की बात नहीं है, अगर आप कोई पावर प्लांट लगाना चाह रहे हो, स्टील प्लांट लगाना, मतलब कोई बड़ा बिजनेस कर रहे हो, उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा पैसे चाहिए, तो यहाँ पर आपके पास एक ही ऑप्शन होता है, जो बेस्ट ऑप्शन है वो क्या है, आप लोगों से पैसा मांगो। क्योंकि इंडिविजुअल पर्सन के पास एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ मनी सेविंग हो सकता है, उसके बाद वो इंसान कंट्रीब्यूट नहीं कर पाएगा। तो अनलिमिटेड पैसा किसके पास है, जनता के पास, पब्लिक के पास। तो जैसे ही आपको लगता है कि अब आपका बिजनेस इतना बड़ा हो गया है, इसकी कैपिटल रिक्वायरमेंट इतनी ज्यादा है कि अब ये इंडिविजुअल पर्सन के लिए पॉसिबल नहीं है कि वो उतना पैसा दे पाए, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, आपको पब्लिक के पास जाना पड़ेगा और पब्लिक में अपना शेयर इशू करना पड़ेगा। लेकिन पब्लिक में शेयर कौन इशू कर सकता है, सिर्फ पब्लिक लिमिटेड कंपनी। तो जो कंपनी अगर मान लो पहले से प्राइवेट लिमिटेड के फॉर्म में चल रही है, देन यू विल हैव टू कन्वर्ट योर प्राइवेट कंपनी इनटू पब्लिक कंपनी बाय फॉलोइंग सम लीगल प्रोसीजर्स। उसके लीगल प्रोसीजर्स है, अपने को उसमें दिमाग नहीं लगाना, वो हमारा सिलेबस नहीं है। आप जैसे ही पब्लिक लिमिटेड में अपने बिजनेस को कन्वर्ट कर लेते हो, आपके बिजनेस के नाम के आगे क्या लग जाता है, लिमिटेड। और जब तक आप प्राइवेट लिमिटेड होते हो, आपके बिजनेस के नाम के बाद क्या लगा रहता है, प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, तो इंडिया में आप कैसे समझोगे कौन सी कंपनी प्राइवेट लिमिटेड है या पब्लिक लिमिटेड है, किसी कंपनी के बाद जो सफिक्स होता है, ठीक है, उसमें अगर प्राइवेट लिमिटेड लगा हुआ है
शॉर्ट में पीवीटी डॉट एलटीडी डॉट ऐसे लिखते हैं। तो इसका मतलब वो प्राइवेट लिमिटेड है, और किसी में अगर सिर्फ लिमिटेड लगा हुआ है इसका मतलब वो पब्लिक लिमिटेड है, जैसे रिलायंस लिमिटेड ऐसा कुछ है, समझ में आ रहा है, आईटीसी लिमिटेड। तो ये सब क्या है, पब्लिक लिमिटेड है। जितनी भी बड़ी कंपनी हम लोग जानते हैं सब पब्लिक लिमिटेड है। तो पब्लिक लिमिटेड कंपनी बनाने का फायदा क्या है कि अब आपके पास पैसों की कोई कमी नहीं है, क्योंकि अब आप पब्लिक के बीच में अपना शेयर इशू कर सकते हो, और अगर लोगों को अच्छा लगे, अगर लोग चाहे तो आपके बिजनेस में इन्वेस्ट कर सकते हैं, एनीवन अमंग दी पब्लिक। यानी आपका जो ऑप्शन है वो बहुत बढ़ गया, आपका जो मार्केट है, इन्वेस्टर्स है, वो अब आपके बहुत ही वाइड हो चुके हैं। बहुत सारे लोग अब आपके पास है जिनसे आप अपील कर सकते हो कि आप हमारे शेयर को खरीदो। आपके पास बहुत ज़्यादा पैसे आने की संभावना है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा सर, पहले तो अपने कंपनी को पब्लिक लिमिटेड बना लो। अच्छा, पब्लिक लिमिटेड तो बना ली है, अब आप पब्लिक में अपना शेयर इशू कर सकते हो। लेकिन पब्लिक में शेयर इशू कर देने से क्या हो जाएगा, पब्लिक खरीद लेंगे? नहीं, पब्लिक को तो पहले बताना पड़ेगा ना कि भाई आपको मेरा शेयर क्यों खरीदना चाहिए। कोई भी चीज ऐसे ही तो नहीं पब्लिक आपने पब्लिक लिमिटेड बनाया और पब्लिक आके आपके बिजनेस में पैसा लगा देंगे। नो, आपको बताना पड़ेगा कि आपके बिजनेस में खास बात क्या है, आप ऐसा क्या ऑफर कर रहे हो जिससे लोगों को आपके बिजनेस में इन्वेस्ट करना चाहिए। तो इसीलिए जो पब्लिक लिमिटेड कंपनी होती है वो लोग क्या करते हैं, वो लोग एक प्रोस्पेक्टस बनाते हैं। प्रोस्पेक्टस कुछ नहीं होता है, एक बुकलेट की तरह होता है, ठीक है। बेसिकली समझ लो 10, 15, 20 पन्ने का एक छोटा सा बुकलेट जैसा रहता है। इसमें कंपनी के बारे में उसकी सारी डिटेल्स दी होती है। बेसिकली समझ लो अ ब्रीफ प्रोफाइल ऑफ द कंपनी। कंपनी का नाम क्या है, इसका रजिस्टर्ड ऑफिस कहाँ पर है, किसने इसे बनाया, मतलब जो प्रोमोटर्स है वो कौन है, कंपनी के मैनेजर्स कौन है, मतलब जो डायरेक्टर्स वगैरह वो लोग कौन है। तो कंपनी के जो भी डिटेल्स, जो रेलेवेंट डिटेल्स होते हैं वो सब वहाँ पर दी होती है, ठीक है। यानी कि कंपनी के डायरेक्टर, प्रोमोटर, ये जितने भी लोग हैं वो कौन कौन है वो सारा उसमें बताया हुआ रहेगा। अब सिर्फ यही नहीं बताया रहेगा कंपनी कब बना, किसने बनाया, ये सब तो दिया रहेगा। इसके साथ ये भी दिया रहेगा कि कंपनी किस पर्पस से बना है, कंपनी का विजन क्या है, मिशन क्या है, कंपनी के प्रोडक्ट क्या है, कंपनी के फ्यूचर प्लान्स क्या है, अभी तक कंपनी ने क्या क्या अचीवमेंट्स किया, कंपनी ने क्या क्या अचीव किया, कंपनी के अकॉम्प्लिशमेंट्स क्या क्या, और कंपनी के एस्पिरेशंस क्या क्या, आने वाले टाइम पे अगले 5 साल, अगले 10 साल में कंपनी का क्या प्लान है। वो सारी चीजें जो आपको लगता है कि जनता को बताना चाहिए, वो सारा चीज आप बताओ। इससे क्या होगा, जब आप प्रोस्पेक्टस में अपने बिजनेस के बारे में, अपने फ्यूचर प्लान्स के बारे में, अपने प्रोस्पेक्ट के बारे में सब कुछ डिटेल में बताओगे, और जब लोगों के पास वो प्रोस्पेक्टस जाएगा, लोग उसको पढ़ेंगे, उससे समझ में आएगा आपका कंपनी क्या है, किस चीज़ का बिजनेस करता है, उसका प्रोडक्ट क्या है या सर्विस क्या है, आगे क्या करने वाला है, इसका फ्यूचर प्लान क्या है, इस बिजनेस में पोटेंशियल है या नहीं, बिजनेस में लग रहा है कि पैसा लगाना चाहिए या नहीं। क्योंकि देखो एक चीज ध्यान से समझना, कोई भी पर्सन हो, ठीक है, एनीवन अमंग द पब्लिक, अगर किसी को इन्वेस्ट करना हो पैसा, तो ऐसा नहीं कि आपकी ही कंपनी एकमात्र ऑप्शन है उसके पास। एनी इन्वेस्टर हैज मल्टीपल ऑप्शंस। आपके पास अगर पैसे हो तो आप क्या करोगे, किसी भी एक कंपनी में रैंडमली पैसा लगा दोगे? नहीं, आपके पास मार्केट में बहुत सारी कंपनीज है जिसमें आप पैसा लगा सकते हो। तो आप क्या करोगे, आप सोच समझ के अच्छी कंपनी में पैसा लगाओगे, जिसपे आपको भरोसा आ रहा है, जिसमें आपको लग रहा है कि ये कंपनी बढ़िया है, इसमें पैसा लगाएंगे तो हमें अच्छा रिटर्न मिलेगा, इस कंपनी का फ्यूचर अच्छा, ये फ्यूचर प्रोस्पेक्ट अच्छा लग रहा है, ब्राइट लग रहा है, ये कंपनी लग रहा है कि आगे आने वाले समय में अच्छा ग्रो करने वाली है। ऐसे कंपनी पे जिसमें आपका ट्रस्ट डेवलप होगा उसी में आप पैसा लगाओगे ना, रैंडमली किसी में थोड़ी लगा दोगे। खास करके अगर कोई नई कंपनी है, नई कंपनी में तो और भी जल्दी कोई रिस्क नहीं लेना चाहता, क्योंकि नई कंपनी के बारे में किसी को पता नहीं होता कि भाई ये नई कंपनी जो बनी है ये क्या चीज के बारे में है, ये क्या है ये कंपनी। अगर आपको नई कंपनी के बारे में पता नहीं है, आपको जानते नहीं हो, नया नया कंपनी किसी ने बनाया, कुछ लोगों ने मिलकर बनाया, और आप उसमें पैसे कैसे लगा दोगे बिना कंपनी के बारे में जाने। तो इसके लिए क्या किया जाता है, प्रोस्पेक्टस बनाया जाता है, उसमें कंपनी से रिलेटेड सारी बातें बताई जाती है, अभी तक का कंपनी का क्या परफॉर्मेंस है, फ्यूचर का क्या प्लान है, ऑल द रिलेवेंट डिटेल्स, हर वो चीज उसमें अच्छे से बताई जाती है, जिससे कि लोग उसको पढ़े और कंपनी के बारे में उससे नॉलेज मिले, अवेयरनेस मिले। लोग क्या करते हैं, कंपनी क्या करती है, कंपनी पब्लिक लिमिटेड बनने के बाद प्रोस्पेक्टस अपना बनाती है और लोगों के बीच में इशू करती है, प्रोस्पेक्टस इशू किया जाता है। प्रोस्पेक्टस इशू किया जाता है मतलब तुम समझ लो प्रोस्पेक्टस हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करवाते हैं लोगों में, ठीक है। अब ये कैसे होता है प्रैक्टिकल लाइफ में, वो सब बात की बातें हैं, पहले चीजों को समझो, ओवरऑल चीज क्या होता है, कैसे होता है, पहले वो चीज जानो। तो कंपनी ने प्रोस्पेक्टस बनाया, लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करवाया, और लोगों ने उसको खरीदा, खरीद के पढ़ा, उससे लोगों को पता चला कि अच्छा ये कंपनी है, अच्छा इसके प्रोमोटर्स ये है, इन लोगों ने बनाया, अच्छा इसका मैनेजमेंट इन लोगों के पास है, डायरेक्टर ये है, मैनेजर ये है,
अच्छा इनका प्रोडक्ट ये है, सर्विस ये है, अच्छा पिछले साल इनका प्रॉफिट इतना था, टर्नओवर इतना था, अच्छा आने का ये प्लान, अच्छा एक नया प्लांट लगा रहे हैं इन लोग, अच्छा इन लोग नया एक अपना ये कर रहे हैं, ब्रांच खोल रहे हैं, समझ में आ रहा है। जो भी चीजें हैं वो सब आप उसमें बता दो जिससे लोग उसमें उसके बारे में और ज्यादा जान पाए। जब आप लोगों को प्रोस्पेक्टस इशू करोगे, लोग उनको पढ़ेंगे, आपकी कंपनी के बारे में और अच्छे से जानेंगे, तो फिर उन लोग डिसीजन ले पाएंगे कि वेदर दे हैव टू इन्वेस्ट इनटू योर कंपनी और नॉट, बिकॉज दे हैव मेनी अदर ऑप्शंस। जरूरी नहीं कि जितने लोग प्रोस्पेक्टस खरीद रहे हैं सभी लोग आपके कंपनी में इन्वेस्ट करने का मन बनाए, लेकिन अगर आप इन्वेस्टमेंट करोगे, प्रोस्पेक्टस अगर आप इशू करोगे, तो जितने भी लोग हैं जो लोग प्रोस्पेक्टस को खरीदेंगे उसमें से कुछ लोग तो जरूर होंगे जिनको अच्छा लगेगा। अगर आपने सही तरीके से अपने प्लान को प्रोजेक्ट किया है, पिच किया है सही तरीके से, तो हो सकता है बहुत सारे लोगों को वो अच्छा लगेगा और वो मन बनाएंगे कि चलो यार ये कंपनी बढ़िया लग रहा है, इसका प्लान्स अच्छा लग रहा है कि यहाँ पर पैसा लगाएंगे तो शायद फ्यूचर में मेरे को अच्छा फायदा मिल सकता है, तो चलो एक काम करते हैं, ट्राई करते हैं, कुछ इसका शेयर खरीद लेते हैं। तो ये प्रेजेंटेशन का भी पार्ट है, समझ में आ रहा है। तुम लोग शार्क टैंक में भी देखते हो, बहुत सारे लोग आते हैं, मे बी उनका प्रोडक्ट अच्छा है, मे बी उनका सर्विस अच्छा है, लेकिन वो ठीक से बता नहीं पा रहे या फिर पिच नहीं कर पा रहे या कन्विंस नहीं कर पा रहे, तो इसके वजह से कभी कभी उन्हें फंडिंग नहीं मिल पाती है। और अगर आपने पिच कर दिया सही तरीके से, आपके अंदर कॉन्फिडेंस है, बंदे को लग रहा है कि यार ये बंदा झंडा गाड़ने वाला बंदा है, तो याद रखना जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो सिर्फ कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करते, वो बंदे में भी इन्वेस्ट करते हैं। उसको लगना चाहिए कि बंदे में दम है, समझ में आ रहा है। तुम देखना कई बार तो चला के भी बोल देते हैं, मैं तो आपके कंपनी में कुछ खास नहीं समझ में आ रहा है, पर मेरे को आप आदमी अच्छे लगे, ऐसा तो अमन गुप्ता तो बोल ही देता है, बोलता है ना कभी कभी। तो एनीवेज द पॉइंट इज दैट, क्या होता है ना, एक इंसान का पर्सनालिटी होता है, आपको पता है कि हाँ ये बंदा जो है बहुत ही विजनरी माइंड है, इसका गोल, अप्रोच, कॉन्फिडेंस कुछ अलग लेवल का है, इसके अंदर वो एक टैलेंट, स्किल दिख रहा है, तो ये इंसान कुछ भी करेगा ना तोड़ के करेगा, मतलब अच्छा ही करेगा, क्योंकि इसके अंदर वो ऑरा है, उसके अंदर वो एनर्जी है, वो आप फील कर रहे हो। तो आपको बिजनेस पे उतना कॉन्फिडेंस आए ना आए, पर इस बंदे पे कॉन्फिडेंस जरूर आ रहा है, तो आप उसके ऊपर बेट करोगे, समझ में, ऐसा होता है। तो यही चीज है, आप जब अपनी कंपनी का प्रोस्पेक्टस बनाते हो, ढंग से चीजों को प्रेजेंट करते हो, मार्केट में इशू करते हो, लोग पढ़ते हैं, तो बहुत अगर अच्छे से आपने चीजों को सजा के लिखा है थोड़ा सा, तो बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनको अच्छा लगेगा, आपकी कंपनी में पोटेंशियल दिखेगा, वो लोग मन बनाएंगे इन्वेस्ट करने का। अगर मान लो लोगों को मन करता है कि इसमें इन्वेस्ट करते हैं, तो क्या करना पड़ेगा। तो प्रोस्पेक्टस जो होता है, जैसा कि मैंने बताया, कुछ पन्नों का एक बुकलेट जैसा होता है, मान लो 10-15 पन्ने का, उसी प्रोस्पेक्टस के साथ एक फॉर्म अटैच्ड होता है। जैसे मान लो कि प्रोस्पेक्टस का जो लास्ट पेज होता है ना, वो एक फॉर्म होता है बेसिकली, ठीक है। तो एक बुकलेट है मान लो 15-20 पन्ने का, उसका जो लास्ट पेज है वो एक फॉर्म के तरीके से बना हुआ है। तो अगर आपको प्रोस्पेक्टस पढ़ने के बाद, इफ यू वांट टू इन्वेस्ट इनटू दैट कंपनी, इफ यू वांट टू बाय द शेयर्स ऑफ दैट कंपनी, तो उसी प्रोस्पेक्टस के साथ एक फॉर्म अटैच्ड है या उसी के एक पन्ने में फॉर्म बना हुआ है। आपको क्या करना पड़ेगा, उसको फिलअप करना पड़ेगा, फिलअप करके आपको कंपनी में वो भेज देना पड़ेगा। इट्स लाइक एप्लीकेशन, इट्स लाइक एप्लीकेशन। जैसे हम लोग मान लो किसी स्कूल या कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ता है, हमें उस कॉलेज में एप्लीकेशन देना पड़ता है। एप्लीकेशन का मतलब आई वांट टू टेक एडमिशन इन योर कॉलेज, समझ में आ रहा है। लेकिन कोई भी इंसान जब किसी कॉलेज में एडमिशन लेना चाहता है या स्कूल में एडमिशन लेना चाहता है सपोज, तो वो ऐसे रैंडमली जाके नहीं लेता है। सपोज कोई पेरेंट है, वो अपने बच्चों को, अपने बच्चे के एडमिशन के लिए कोई स्कूल देख रहा है, ठीक है, किसी नए शहर में उसका ट्रांसफर हुआ, बच्चे के एडमिशन के लिए वो स्कूल देख रहे हैं, उसे ज्यादा आइडिया नहीं है कौन सा स्कूल कैसा है, तो वो क्या करेगा, रैंडमली उस शहर में कोई भी स्कूल में जाके अपने बच्चे को एडमिशन करा देगा? नहीं, वो देखेगा कि चलो शहर में जो भी स्कूल है, 2-4 स्कूल को देखते हैं, पता करते हैं, सभी के बारे में जानकारी लेते हैं। तो पहला काम इंसान क्या करेगा, आसपास में जो भी ढंग के स्कूल है उसके बारे में जानकारी लेगा। तो वो क्या करेगा, स्कूल में जाएगा, स्कूल के ऑफिस से जो काउंटर है वहां से प्रोस्पेक्टस खरीदेगा। स्कूल का भी प्रोस्पेक्टस होता है, ठीक है, तो स्कूल का प्रोस्पेक्टस लेगा। स्कूल के प्रोस्पेक्टस में सारी चीजें लिखी है, स्कूल का क्या नाम है, स्कूल के फाउंडर कौन है, कब स्कूल इस्टेब्लिश हुआ था ना, किस साल में उसका फाउंडेशन हुआ था, उसके बाद उसके प्रिंसिपल कौन है, उनको किन्होंने बनाया था, अभी उसको कौन कौन उसके जो फाउंडिंग मेंबर है, ट्रस्टी है, वो कौन है, प्लस उसमें कौन कौन से टीचर है, प्रोफेसर्स है, उनकी क्वालिफिकेशन क्या है, उनका अचीवमेंट क्या है, कितनी अलग अलग एक्टिविटीज़ स्कूल में होती है, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, लैब कैसा है, स्विमिंग पूल कैसा है, लाइब्रेरी कैसा है, एक दुनिया भर के ताम झाम जो कुछ भी स्कूल में, वो सब, पास्ट एग्जाम का रिजल्ट कैसा हुआ, 10 का, 12 का, बोर्ड का, सारी चीजें वो अपने प्रोस्पेक्टस में स्कूल वाले लिखते हैं। क्यों लिखते हैं? ताकि कोई भी जो
प्रोस्पेक्टिव पेरेंट जो अपने बच्चों के एडमिशन के लिए स्कूल ढूंढ रहा है, ऐसा कोई भी प्रोस्पेक्टिव पेरेंट अगर मेरे स्कूल के उस प्रोस्पेक्टस को पढ़ेगा तो उसे अच्छा लगेगा कि हाँ ये स्कूल काफ़ी बढ़िया है। इसी तरीके से वो प्रोस्पेक्टस बनाया जाता है जिससे पढ़ के लगे कि यार ये स्कूल बढ़िया, यहाँ तो देखो कितने अच्छे अच्छे टीचर है, कितना अच्छा इसका परफॉर्मेंस है, पास्ट एग्जाम का रिजल्ट भी काफ़ी अच्छा, इसके टीचर्स कितने क्वालिफाइड एक्सपीरियंस्ड है। तो इस तरीके से प्रोस्पेक्टस बनाया जाता है जिससे कि कोई अगर देखे उसको पढ़े तो उसे लगे कि स्कूल बढ़िया, यहाँ पर अपने बच्चे का एडमिशन कराना चाहिए। अगर उसने उस प्रोस्पेक्टस को पढ़ा, उसे स्कूल अच्छा लगा और फिर वो एडमिशन कराना चाहता है अपने बच्चे का, तो क्या करेगा? वो सीधा पैसा लेकर जाएगा, एडमिशन करा देगा? नो, आपको स्कूल अच्छा लग गया तो आप सीधा पैसा लेकर एडमिशन थोड़ी करा लोगे, क्योंकि आपके तरह बहुत सारे पेरेंट्स हैं जो अपने बच्चे का एडमिशन कराना चाहते हैं स्कूल में। आपको पहले क्या करना पड़ेगा? अप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि स्कूल्स के पास लिमिटेड सीट्स होती हैं, बहुत सारे लोग अपने बच्चों का एडमिशन कराना चाहते हैं। तो आपको क्या करना पड़ेगा? फर्स्ट यू विल हैव टू अप्लाई। तो आपको एक एप्लीकेशन फॉर्म लेना पड़ेगा कॉलेज के काउंटर से जाके, उसको फिलअप करना पड़ेगा, बेसिक उसमें जो डिटेल्स है वो डालना पड़ेगा। उसके बाद आप अपना एप्लीकेशन जमा कर दो। एप्लीकेशन सबमिट होने के बाद कुछ टाइम के बाद कॉलेज की तरफ से एक लिस्ट आउट होता है ना, जिसमें वो नोटिफाई करेंगे कि किनका किनका एप्लीकेशन शॉर्टलिस्ट हुआ। उसके बाद बच्चों का इंटरव्यू वगैरह होता है, एक नॉर्मल प्रोसेस है। तो उस इंटरव्यू के बाद जिनका सिलेक्शन हो जाएगा, उसके बाद एक फाइनल सिलेक्शन की लिस्ट आएगी जिसमें बताया जाएगा कि आपका बच्चा सेलेक्ट हुआ या नहीं सेलेक्ट हुआ। अगर वो जो फाइनल लिस्ट है वो अगर पॉजिटिव है, उसमें आपके बच्चे का नाम है, इसका मतलब यू आर एलिजिबल टू टेक एडमिशन। समझ में आ रहा है? यू आर एलिजिबल टू टेक एडमिशन। उसके बाद आपको पेमेंट वगैरह करके एडमिशन लेना है, देन योर चाइल्ड विल बिकम द स्टूडेंट ऑफ दैट स्कूल। तो ये एक प्रोसेस है। सिमिलर प्रोसेस कंपनी में भी है। मान लो कंपनी ने प्रोस्पेक्टस बनाया, लोगों ने खरीदा, उसमें से कुछ लोगों को पढ़ के अच्छा लगा कि यार कंपनी अच्छी है, इसमें प्रोस्पेक्ट लग रहा है, फ्यूचर पोटेंशियल दिख रहा है, तो चलो इसका क्या करते हैं, शेयर खरीदते हैं। तो आपके चाहने से कंपनी आपको तो तुरंत शेयर नहीं दे देगी। जैसे आपके चाहने से स्कूल या कॉलेज में एडमिशन नहीं हो जाएगा, इसी तरह से आपके चाहने से आपको कंपनी से शेयर नहीं मिल जाएगा। आपको क्या करना पड़ेगा? अगेन आपको अप्लाई करना पड़ेगा शेयर के लिए। क्यों? क्योंकि जिस तरह से स्कूल में सीट्स कम होते हैं लेकिन एप्लीकेशन बहुत बच्चे का आता है एडमिशन के लिए, इसी तरीके से कंपनी के पास शेयर्स भी लिमिटेड होते हैं और शेयर होल्डर्स बहुत सारे होते हैं जो अप्लाई करते हैं शेयर खरीदने के लिए। तो कंपनी भी क्या करती है? कंपनी पहले बोलती है आप लोग जो भी इंटरेस्टेड हो आप लोग पहले अप्लाई करो। तो आपको एक एप्लीकेशन फॉर्म प्रोस्पेक्टस के साथ अटैच्ड मिलेगा, उसमें आपको क्या करना है? अपना इंटरेस्ट शो करना है। आपको बताना है कि मैं आपकी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहता हूं, आपकी कंपनी के शेयर्स को खरीदना चाहता हूं। आप उस फॉर्म को फिलअप करके क्या करोगे? कंपनी में सबमिट कर दोगे। इसका मतलब यू आर अप्लाइंग टू द कंपनी एंड यू आर शोइंग योर इंटरेस्ट दैट आई वांट टू इन्वेस्ट इन योर कंपनी, आई वांट टू बाय शेयर्स ऑफ योर कंपनी। और इस तरह से बहुत सारे ऐसे इन्वेस्टर होंगे जो प्रोस्पेक्टस पढ़ने के बाद जिनको अच्छा लगा होगा, इन्वेस्ट करने का मन किया होगा। बहुत सारे लोग क्या कर रहे होंगे, जिनको भी इन्वेस्ट करने का मन कर रहा होगा, सब लोग एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करके कंपनी में भेज रहे होंगे। तो कंपनी क्या बोलेगी मालूम है? कंपनी बोलेगी ना, देखो खाली ऐसे फॉर्म भर के भेजने से नहीं होगा, इसके साथ तुम्हें कुछ पैसे भी देने पड़ेंगे। कागज का पन्ना भर के सिर्फ दे दोगे तो उसको हम वैलिड फॉर्म नहीं मानेंगे। मतलब यू विल हैव to attach a token of money along with the form so that I can understand you are a serious buyer। क्योंकि कागज में कोई ऐसा भी टाइम पास करने वाला आदमी हो सकता है ना, बहुत तरह का आदमी होता है, देखते नहीं विंडो शॉपिंग करता है बहुत आदमी लोग, जाता है जाके किसी मॉल में इधर उधर स्टोर में गया, जाके करना कुछ नहीं है, बाहर गर्मी है तो चलो मॉल में घुस जाते हैं। तो गए मॉल में, जाके वहाँ किसी भी शोरूम में चले गए, 50 तरह का कपड़ा उपड़ा देख रहे इधर उधर करके, सेल्समैन आ रहा है, सर मैं हेल्प यू सर, नो नो इट्स ओके, बस। अब वो कैसे बोले, हम तो हवा खाने आए हैं, इधर उधर से देख रहे, टाइम पास कर रहे हैं, जब लग रहा है आप थोड़ा कंफर्टेबल लग रहा है चले गए। तो इस तरह से जैसे मॉल में बहुत सारे शोरूम्स में लोग विंडो शॉपिंग करते हैं, बस ऐसे घूमने फिरने के लिए पहुंच जाते हैं, तो कंपनी वाले क्या बोलेंगे कि मुझे पता है भीड़ में ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो ऐसे टाइम पास करते हैं, लेकिन ये टाइम पास आप मॉल में जाके करो, हमारे पास मत करो। हम लोग बिजनेस कर रहे हैं, शेयर्स बेच रहे हैं, कोई यहाँ पर टी शर्ट और ट्राउजर नहीं बेच रहे कि आप आओगे घूमोगे देखोगे और रख दोगे, ऐसा नहीं है। नो, वी वांट सीरियस इन्वेस्टर। तो अगर आप सीरियस इन्वेस्टर हो, आपने हमारे प्रोस्पेक्टस को गो थ्रू किया है और सच में आपको लग रहा है कि आपको इस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए, आपको हमारे बिजनेस में कॉन्फिडेंस आ रहा है, ट्रस्ट आ रहा है, लग रहा है कि फ्यूचर में हम आपको अच्छा रिटर्न दे पाएंगे, इन दैट केस you definitely you apply for the shares but along with some token of money so that I can also understand कि आप एक सीरियस बायर हो। तो जो भी इन्वेस्टर
एप्लीकेशन देता है कंपनी में शेयर के लिए, वो उस एप्लीकेशन के साथ कुछ पैसा भी देता है, मतलब समझ लो एक तरीके से चेक अटैच करके दे रहा है। तो मान लो कंपनी को तुमने क्या किया, एक पर्टिकुलर अमाउंट का चेक बनाया कंपनी के नाम पे और फॉर्म के साथ ऐसे स्टेपल किया। बस इमेजिन करो जो मैं बोल रहा हूँ, एक फॉर्म तुमने भरा, फॉर्म में तुमको जितना भी शेयर चाहिए, जो भी चाहिए वो सब लिखा, ठीक है, मेरे को 500 शेयर चाहिए, मेरे को 200 शेयर चाहिए, मेरे को 1000 शेयर चाहिए, जितना भी शेयर चाहिए वो सारा चीज तुमको लिखना पड़ेगा। तुमको अपना बेसिक डिटेल, नाम वाम सब, एड्रेस वैड्रेस सब लिखना पड़ेगा, पैन नंबर और जो भी बेसिक डिटेल्स है अपना, वो सारा चीज तुमको लिखना पड़ेगा। तो फॉर्म में जो भी डिटेल्स रिक्वायर्ड है वो सारा डिटेल तुमने भरा, उसके साथ जो रिक्वायर्ड अमाउंट है, सपोज 1000 रुपीज रिक्वायर्ड अमाउंट है, तो वो रिक्वायर्ड अमाउंट का तुमने क्या किया, चेक साइन करके उसमें अटैच किया और कुरियर कर दिया कंपनी के ऑफिस में। कंपनी को मिल गया तुम्हारा फॉर्म, और कंपनी को जब तुम्हारा फॉर्म मिला, एप्लीकेशन फॉर्म, तो कंपनी ने देखा साथ में एक चेक अटैच है। इसका मतलब कंपनी समझ जाएगी ये क्या है, सीरियस बायर है। इसका मतलब इस एप्लीकेशन को कंपनी बोलेगी दिस इज अ वैलिड एप्लीकेशन। कंपनी क्या बोलेगी, इसको वैलिड एप्लीकेशन। तो कौन सा एप्लीकेशन वैलिड होता है, जिसके साथ पैसे, टोकन मनी जाते हैं। मान लो कोई ऐसा बंदा है, वो सिर्फ फॉर्म भर के भेज दिया कंपनी में, कंपनी के पास एनवलप आया, कंपनी ने एनवलप खोला, उसके अंदर से फॉर्म निकला, उसके बाद कंपनी ऐसा एनवलप झाड़ के देख रही है कि कोई चेक वेक है क्या, देख रही कोई चेक नहीं है, सिर्फ उसमें क्या था एनवलप के अंदर, सिर्फ एप्लीकेशन फॉर्म था। कंपनी क्या करेगी, बगल में डस्टबिन पड़ा होगा, उसको उठा के उसमें डाल देगी। कंपनी बोलेगी दिस इज नॉट अ वैलिड एप्लीकेशन, क्योंकि कोई कागज में सिर्फ एप्लीकेशन भर के डाल देगा तो उसको कंपनी कंसीडर ही नहीं करेगी, वो माने नहीं जाएगा वो एप्लीकेशन है, वो इनवैलिड है। समझ में आ रहा है? तो अब लोगों ने मान लो अप्लाई किया कंपनी में शेयर के लिए, कंपनी में अप्लाई करने के बाद कंपनी क्या करेगी मालूम है, कंपनी का ना एक एप्लीकेशन विंडो होता है। एप्लीकेशन विंडो का मतलब, एप्लीकेशन विंडो मतलब कोई खिड़की नहीं है, एप्लीकेशन विंडो का मतलब होता है एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम, एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम जिसके बीच में एप्लीकेशन आपको मिलेगा। जैसे तुम लोग देखते हो ना, किसी स्कूल या कॉलेज में अगर तुमको एडमिशन लेना है तो उसका एप्लीकेशन कब से चालू होगा, उसका एक डेट होता है ना कि इतने तारीख से एप्लीकेशन ओपन हो रहा है। जैसे किसी पर्टिकुलर स्कूल में एडमिशन लेना है तो लोग बोलते हैं ना, अरे 10 तारीख से इसका एप्लीकेशन मिलना स्टार्ट होगा। तो उसका मतलब क्या है कि एप्लीकेशन विंडो अभी ओपन नहीं हुआ है, 10 तारीख से स्टार्ट होने वाला है। तो किसी भी कंपनी, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में एप्लीकेशन कब से मिलना चालू होगा उसका एक स्टार्टिंग डेट होता है, और कब तक लास्ट एप्लीकेशन मिलेगा उसका भी एक डेट होता है। कह रहे 15 तारीख तक लास्ट डेट है, इसके बीच में उठा लो। अगर एडमिशन लेना है बच्चे का, किसी का एडमिशन कराना है तो 15 तारीख तक ही फॉर्म मिलेगा। अगर 15 तारीख तक फॉर्म नहीं लिया तो विंडो क्लोज हो जाएगा, एप्लीकेशन उसके बाद फिर मिलेगा नहीं। समझ में आ रहा है? तो ये जैसे मान लो 10 to 15, ये 5 दिन का विंडो ओपन है। इस 5 दिन में अगर आपको एप्लीकेशन चाहिए आप एप्लीकेशन ले लो। समझ में आया? तो इसी तरीके से कंपनी भी जब लोगों में ये प्रोस्पेक्टस इशू करती है, और प्रोस्पेक्टस इशू करने के बाद लोग अप्लाई करते हैं, तो ऐसा नहीं कि जितना जब मन करे तब अप्लाई करो, जितने दिन तक मन करे उतने दिन तक अप्लाई करो। उसका एक टाइम फ्रेम होता है, एक पर्टिकुलर डेट से स्टार्ट होता है, एक पर्टिकुलर डेट पे खत्म होता है। तो कंपनी पहले से अनाउंस कर देती है कि इतने तारीख से हमारा एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएगा, प्रोस्पेक्टस मिलना स्टार्ट हो जाएगा, आप खरीदिए, पढ़िए, अच्छा लगे, पसंद आए, आप इन्वेस्ट कीजिए, और इतने तारीख तक ये खत्म हो जाएगा, ये लास्ट डेट है। इसके बाद अगर आप चाहोगे तो आपको मिलेगा नहीं, और प्रोस्पेक्टस और एप्लीकेशन आप नहीं कर पाओगे। तो सपोज तुम लोग को समझ में आ रहा है ना, मैं पूरा स्टोरी बता रहा हूँ। देखो चैप्टर में डायरेक्टली जाने के पहले पूरा चीज को समझो कि होता क्या है, ये है क्या चैप्टर, तभी मजा आएगा ये चैप्टर पढ़ने में। ठीक है, कॉम्प्लेक्स चैप्टर है, आगे जाके कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ेगी, इसीलिए पहले जितना अच्छे से चीजों को समझ जाओगे उसके बाद ये चैप्टर तुम्हारे ग्रिप में होगा। तो मान लो 10 दिन का विंडो है, कंपनी ने 1 तारीख को स्टार्ट किया एप्लीकेशन या प्रोस्पेक्टस इशू करना, और कंपनी ने बोला 10 तारीख तक ये एप्लीकेशन आपको मिलेगा, उसके बाद नहीं मिलेगा। तो कंपनी क्या करती है ना, इस बीच में जितने भी लोग अप्लाई करते हैं सबका एप्लीकेशन कंपनी लेती रहती है। अब लोगों ने प्रोस्पेक्टस पढ़ा, जिनको अच्छा लगा उन्होंने अप्लाई किया, चेक वगैरह अटैच करके पैसे के साथ चेक भेजा, एप्लीकेशन भेजा। तो कंपनी के अंदर एक बंदा होता है, जो भी एप्लीकेशन आ रहा है पब्लिक से उसको क्या करता है, वो रिसीव करता है, और एक जगह, एक मान लो एक बड़ा सा बॉक्स है, उसमें वो डाल रहा है। किसको डाल रहा है? जो वैलिड एप्लीकेशन है। और बगल में एक डस्टबिन भी है, उसमें भी वो डाल रहा है क्या, जो इनवैलिड एप्लीकेशन है। तो मान लो, जस्ट इमेजिन करो एक कंपनी का ऑफिस है, वहां एक बंदा बैठा हुआ है, और हर दिन उसके पास बहुत सारे एप्लीकेशन आ रहे हैं, बहुत सारे बाई पोस्ट, कुरियर से, इधर उधर से बहुत सारे एप्लीकेशन उसके पास आ रहे हैं, बहुत सारे एनवलप्स आ रहे हैं। और वो क्या कर रहा है बंदा मालूम है, वो एनवलप खोल रहा है, देख रहा है उसके साथ एप्लीकेशन है, साथ में अटैच चेक है या नहीं है, पैसे है कि नहीं। पैसे है तो इधर एक बॉक्स है, राइट हैंड साइड में उधर डाल दिया वैलिड एप्लीकेशन, ठीक है। अगर किसी एनवलप में पैसे नहीं है, लेफ्ट हैंड साइड में डस्टबिन है, ट्रैश बिन है, उसमें डाल दिया कचरा, इनवैलिड फॉर्म,
समझ में आ रहा है? तो इस तरीके से ये 10 दिन का विंडो ओपन है। इस 10 दिन में जिसको अप्लाई करना अप्लाई करेगा, और इस 10 दिन के दौरान कंपनी के पास जितना भी एप्लीकेशन आता है, कंपनी उसको क्या करती है, वैलिड और इनवैलिड के हिसाब से छाट देती है। 10 दिन के बीच में कंपनी कुछ नहीं बोलेगी। 10 दिन कंपनी क्या करेगी, सिर्फ एप्लीकेशन रिसीव करेगी। ये 10 दिन कंपनी क्या करेगी, सिर्फ एप्लीकेशन रिसीव करेगी। हर इंसान से, पब्लिक से एप्लीकेशन रिसीव करेगी। 10 दिन जैसे ही पूरे हो जाएंगे, उसके बाद एप्लीकेशन विंडो क्लोज, यानी जो एप्लीकेशन आना था आ गया। इसके बाद और एप्लीकेशन कंपनी बोलेगी और हम आपको चांस नहीं देंगे, विंडो क्लोज, टाइम अप, यानी अब आप और अप्लाई नहीं कर सकते। अब इस बीच में, इस 10 दिन के बीच में जो इनवैलिड एप्लीकेशन आया वो तो कंपनी ने ऑलरेडी ट्रेस कर दिया। जो वैलिड एप्लीकेशन था उसको कंपनी ने एक अलग बॉक्स में इकट्ठा किया। अब कंपनी क्या करेगी, जैसे ही एप्लीकेशन विंडो क्लोज होगा, कंपनी का जो बंदा है वो क्या करेगा, वो काउंट करेगा उस वैलिड वाले। इनवैलिड को काउंट करने की जरूरत नहीं है, वो तो बेकार है, ठीक है। ठंडा के मौसम में उसको जला के क्या करेगा कंपनी, हाथ अपने से हाथ गर्म करेगा, ठीक है, वही काम में आएगा, उसका कोई काम नहीं है। लेकिन जो एक दूसरा बॉक्स था जिसमें वैलिड एप्लीकेशन डाला जा रहा था, उसमें क्या होगा, जैसे ही एप्लीकेशन विंडो क्लोज हो गया, यानी अब और एप्लीकेशन तो आना नहीं है, तो वो बंदा क्या करेगा, उस बॉक्स को निकालेगा और जितने भी वैलिड एप्लीकेशन आए थे अब उसको एक एक करके चेक करेगा, काउंट करेगा कि टोटल कितने शेयर के लिए एप्लीकेशन आया है, टोटल कितने शेयर के लिए एप्लीकेशन आया है, ये चेक करेगा। मान लो कंपनी के पास सिर्फ 10,000 शेयर है। कंपनी के पास कितने शेयर है, सिर्फ 10,000। तो क्या पॉसिबिलिटी है, 3 पॉसिबिलिटी है। जितने आपके पास शेयर है उतने का ही एप्लीकेशन आया। सपोज अ कंपनी हैज 10,000 शेयर्स और एप्लीकेशन जो टोटल मिलाकर वैलिड एप्लीकेशंस आए हैं वो भी 10,000 शेयर्स के लिए आए। इसको बोलते हैं फुल्ली सब्सक्राइब्ड, मतलब आपके पास जितना भी शेयर्स था लोगों ने उसको पूरा सब्सक्राइब कर लिया, फुल्ली सब्सक्राइब्ड। अगर आपके पास 10,000 शेयर है, कंपनी के पास 10,000 शेयर है, लेकिन जो टोटल एप्लीकेशन कंपनी को मिला है सारे लोगों से मिलाकर वो 10,000 से ज्यादा मिला, 12,000 या 15,000 का मिला, इसको बोलते हैं ओवर सब्सक्राइब्ड। यानी कि कंपनी के पास जितना शेयर है लोगों ने उससे ज्यादा डिमांड किया, उससे ज्यादा लोगों ने शेयर खरीदने में इंटरेस्ट दिखाया, इसको बोलते हैं ओवर सब्सक्राइब्ड। अब अगर मान लो कंपनी के पास 10,000 शेयर है लेकिन जो टोटल एप्लीकेशन आया वो 7 या 8,000 का आया, इसका मतलब अंडर सब्सक्राइब्ड। यानी आपके पास शेयर तो 10,000 है लेकिन लोग शायद उतना इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे, उतना ज्यादा आपके कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए इंटरेस्टेड नहीं है, टोटल एप्लीकेशन सिर्फ 7 या 8,000 का ही आया है, अंडर सब्सक्राइब्ड। तो 3 तरह के कंडीशंस हो सकते हैं, ओवर सब्सक्राइब्ड, अंडर सब्सक्राइब्ड, फुल्ली सब्सक्राइब्ड। समझ में आया? ये सारे टर्म याद रखना क्योंकि प्रॉब्लम में ये सारा टर्म तुमको मिलेगा। तो अब कंपनी क्या करेगी, जो भी अभी मैं अज्यूम कर रहा हूं अपने एग्जांपल, अभी डिस्कशन चल रहा है, एग्जांपल चल रहा है, तो अभी अपने एग्जांपल में अपने मानते हैं कि ओवर सब्सक्राइब्ड है। मान लो कंपनी के पास 10,000 शेयर थे और टोटल एप्लीकेशन आ गया 12,000। कितना आ गया? 12,000। तो जो एक्स्ट्रा 2,000 का एप्लीकेशन आ गया ना, कंपनी क्या करेगी, कंपनी बोलेगी भाई हमारे पास तो सिर्फ 10,000 शेयर है, वी हैव ओनली 10,000 शेयर टू इशू, लेकिन एप्लीकेशन कितना आ गया? 12,000 शेयर का, यानी कि लोग 12,000 शेयर खरीदना चाहते हैं। टोटल जो डिमांड है वो कितना है? 12,000 शेयर का है। सारे लोगों ने जितना भी एप्लीकेशन किया है सब मिला के टोटल एप्लीकेशन 12,000 का हुआ है, लेकिन कंपनी के पास तो 12,000 है ही नहीं, उसके पास तो सिर्फ 10,000 है। तो इसका मतलब कंपनी कितना शेयर इशू कर पाएगी? 10,000। कंपनी हैज ओनली 10,000 शेयर्स, इन दैट केस इट कैन इशू ओनली 10,000 शेयर्स, लेकिन एप्लीकेशन तो 12,000 का आ गया। तो जो एक्सेस डिमांड है, जो एक्सेस एप्लीकेशन आया 2,000 का, उसको कंपनी क्या करेगी? हाथ जोड़ के माफी मांग लेगी, बोलेगी कि आपने जो अप्लाई किया हम आपको शेयर नहीं दे सकते, क्योंकि हमारे जो भी शेयर्स थे वो खत्म हो चुके हैं, हमारे पास लिमिटेड शेयर्स थे, वो हमने ऑलरेडी इशू कर दिया, वो दे दिया जिनको देना था, अब आप नेक्स्ट टाइम ट्राई करो, आपको नहीं दे पाएंगे क्योंकि हमारे पास उतने शेयर्स नहीं है। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? तो क्या होगा, जो 2,000 जिन लोगों ने शेयर के लिए अप्लाई किया था उन लोगों ने तो एप्लीकेशन के साथ चेक भी भेजा था, तो कंपनी बोलेगी आप घबराइए मत, आपको शेयर तो नहीं दे पा रहे लेकिन हम आपका पैसा रिफंड कर देंगे। तुमको समझ में आ रहा है? जिन लोगों ने भी कंपनी में एप्लीकेशन डाला था शेयर खरीदने के लिए, उन्होंने सिर्फ एप्लीकेशन फॉर्म भर के नहीं डाला था, साथ ही साथ पैसे भी डाले थे, चेक भी अटैच किया था ना फॉर्म में। तो मान लो जब कोई इंसान, कोई इन्वेस्टर जब अप्लाई कर रहा होता है तो उसे थोड़ी पता कि मेरे को शेयर मिलेगा कि नहीं मिलेगा, उसे पहले से थोड़ी पता होता है। अगर मान लो तुम किसी कॉलेज में अप्लाई कर रहे हो एडमिशन के लिए, तो एप्लीकेशन फॉर्म भर के जमा किए, तुम्हें थोड़ी पता तुमको कॉलेज एडमिशन देगा कि नहीं देगा, लिस्ट में तुम्हारा नाम आएगा कि नहीं आएगा, सिलेक्शन होगा कि रिजेक्शन होगा। एट द टाइम ऑफ मेकिंग एप्लीकेशन यू डोंट नो एनीथिंग।
You are just applying means you are showing your interest that I want to take admission in your college. But also college will also have to select you ना. कॉलेज के पास अगर लिमिटेड सीट्स है और तुमसे बेटर कैंडिडेट्स उनके पास है तो वो उनको लेंगे पहले। तो तुमको तो पहले पता नहीं है कि ये कॉलेज मेरे को एक्सेप्ट करेगा कि नहीं करेगा, वो तो लिस्ट निकलने के बाद पता चलेगा। समझ में आ रहा है? इसी तरीके से जब कोई इन्वेस्टर किसी कंपनी में शेयर के लिए अप्लाई करता है, एट द टाइम ऑफ मेकिंग एप्लीकेशन टू एनी कंपनी, investor does not know whether he will be getting the shares or he will not be getting the shares। ये कैसे पता चलता है? कुछ दिन के बाद नोटिफाई किया जाता है, कंपनी की तरफ से एक नोटिस आता है, एक मान लो एक लेटर आता है, कंपनी की तरफ से एक लेटर आता है, किसके पास? इन्वेस्टर के पास। इन्वेस्टर कौन? मतलब जिसने अप्लाई किया था, हम लोग उसको बोलते हैं एप्लीकेंट। क्या बोलते हैं? एप्लीकेंट। जब कोई बंदा, कोई भी इन्वेस्टर कंपनी में शेयर के लिए अप्लाई करता है तो वो क्या बन जाता है? एप्लीकेंट बन जाता है, शेयर होल्डर नहीं बनता, क्योंकि अभी तो उसको शेयर मिला नहीं है। शेयर मिला है क्या? नहीं, अभी तो उसने सिर्फ अप्लाई किया है, शेयर थोड़ी मिला उसको। तो वो क्या बनता है? एप्लीकेंट। जैसे तुम किसी कॉलेज या स्कूल में अप्लाई किए, किसी कॉलेज में अप्लाई किया एडमिशन के लिए, तो तुम क्या कॉलेज के स्टूडेंट बन गए? कॉलेज में अप्लाई किए तो तुम अभी एप्लीकेंट हो। हाँ, उसके बाद कॉलेज में मान लो लिस्ट आया, तुम्हारा नाम लिस्ट में नोटिफाइड है, इसका मतलब यू आर एलिजिबल टू टेक एडमिशन। फिर तुमने पैसा जमा करके तुमने क्या किया? एडमिशन ले लिया। देन यू बिकम द स्टूडेंट ऑफ दैट कॉलेज और इंस्टीट्यूशन। अदरवाइज तुमने सिर्फ अप्लाई कर दिया तो क्या है? एप्लीकेंट हो। तो कंपनी में भी शेयर के लिए जब कोई अप्लाई करता है तो वो क्या बन जाता है? एप्लीकेंट बन जाता है, शेयर होल्डर नहीं बनता सिर्फ अप्लाई करने से। एप्लीकेंट बनने के बाद उसको क्या करना पड़ता है? वेट करना पड़ता है कि कंपनी की तरफ से देखते हैं क्या रिस्पॉन्स आता है, क्या नोटिफिकेशन आता है। तो कुछ दिन के बाद जब एप्लीकेशन विंडो क्लोज हो जाता है, उसके बाद कंपनी काउंटिंग करती है। अगर एक्सेस एप्लीकेशन आ गया, यानी ओवर सब्सक्राइब हो गया, तो कंपनी क्या करती है? मान लो 12,000 का एप्लीकेशन आ गया तो कंपनी क्या करेगी? 10,000 को तो शेयर दे देगी और 2,000 को बोलेगी आई एम सॉरी, मैं आपको शेयर नहीं दे सकता क्योंकि ऑलरेडी सारे शेयर खत्म हो चुके हैं। तो कंपनी क्या करेगी ना, जितने भी लोगों ने अप्लाई किया था, कंपनी सबको एक लेटर भेजेगी। जितने भी लोगों ने अप्लाई किया था, जितने भी एप्लीकेंट थे, कंपनी सभी को एक लेटर भेजेगी और उसमें लिखा रहेगा कि फाइनली आपको शेयर मिला कि नहीं मिला। यानी कि ये जो लेटर होगा ये दो तरीके का होगा। कंपनी की तरफ से जो लेटर जाएगा, किसको? इन्वेस्टर को, एप्लीकेंट को। ये दो तरह का होगा। एक को बोलते हैं लेटर ऑफ अलॉटमेंट, एक को बोलते हैं लेटर ऑफ रिग्रेट। लेटर ऑफ अलॉटमेंट, लेटर ऑफ रिग्रेट। लेटर ऑफ अलॉटमेंट का मतलब समझ लो एक तरह से ये कांग्रेचुलेशन लेटर है, हैप्पी न्यूज, बहुत खुशी का समाचार है। क्या समाचार है? आपके घर पे लेटर आया, जैसे ही आपने लेटर को खोला उसमें लिखा हुआ कांग्रेचुलेशंस, यू आर वेरी, क्या है? यू आर वेरी फॉर्चुनेट दैट यू हैव बीन अलॉटेड सच एंड सच नंबर ऑफ शेयर्स। समझ में आ रहा है? नाउ यू आर वेरी प्राउड, क्या बोलते हैं, शेयर होल्डर और इन्वेस्टर ऑफ आवर कंपनी। ऐसा करके मतलब तुमको अच्छा से एकदम खुशी वाला एकदम न्यूज देगा। तो ये जो लेटर है इसको बोलते हैं कांग्रेचुलेशन, मतलब अपने समझाने के लिए बोले। ये क्या है? कांग्रेचुलेशन लेटर। कांग्रेचुलेशन लेटर का मतलब लेटर ऑफ अलॉटमेंट मीन्स कंपनी आपको शेयर देने के लिए सिलेक्ट कर चुकी है। कंपनी ने आपको बोल दिया कि आप शेयर ले सकते हो, आपने अप्लाई किया था, आपका एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो गया और इसीलिए आपको क्या मिल रहा है? लेटर ऑफ अलॉटमेंट मिल रहा है। लेकिन अगर मान लो आपके घर पे लेटर आया और आपने जैसे ही लेटर खोला उसमें लिखा हुआ है वी आर वेरी सॉरी टू इन्फॉर्म यू, ऐसा करके स्टार्ट हो रहा है, वी आर वेरी सॉरी टू इन्फॉर्म यू दैट वी कैन नॉट अलॉट यू द शेयर्स यू हैड अप्लाइड फॉर सच एंड सच रीजन बिकॉज इट हैज ऑलरेडी बीन सोल्ड दिस दैट, ऐसा करके स्टोरी बना हुआ है और उसमें वो अपना अफसोस दिखा रहा है कि माफ़ कर दीजिए, हम आपको शेयर नहीं दे पा रहे, आप इंटरेस्टेड थे, आपने अप्लाई किया था, लेकिन हम नहीं दे पा रहे क्योंकि हमारे पास लिमिटेड शेयर्स है जो कि ऑलरेडी बिक चुके हैं। तो इस तरह का जो लेटर आता है इसको बोलते हैं लेटर ऑफ रिग्रेट। सिंपल अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए बोलेंगे सॉरी लेटर। तो दो तरह का लेटर होता है, क्या होता है? लेटर ऑफ रिग्रेट, लेटर ऑफ अलॉटमेंट। लेटर ऑफ अलॉटमेंट को बोलेंगे कांग्रेचुलेशन लेटर, लेटर ऑफ रिग्रेट को बोलेंगे सॉरी लेटर, समझने के लिए। तो किसी के पास क्या आ रहा है? सॉरी लेटर आ रहा है, किसी के पास आ रहा है कांग्रेचुलेशन लेटर। मतलब किसी को शेयर कंपनी दे रही है, किसी को मना कर रही है। तो 12,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आया था, उसमें से जो एक्सेस एप्लीकेशन था 2,000 शेयर का, उसको क्या मिलेगा? सॉरी लेटर। 10,000 जिन लोगों ने अप्लाई किया था उसको क्या मिलेगा? कांग्रेचुलेशन लेटर। तो जिनको सॉरी लेटर मिला उनको खाली सॉरी लेटर देने से नहीं होगा, साथ ही साथ उसका पैसा भी उसको लौटाना पड़ेगा, क्योंकि उसने अप्लाई किया था तो उसमें पैसा भी तो वो अटैच किया था ना, तभी तो वैलिड एप्लीकेशन था। तो जब आप उसको शेयर दिए नहीं, आप उसको मना कर रहे हो, तो क्या करोगे? जो पैसे आपने लिए थे वो उसको वापस करो। तो सॉरी लेटर के साथ कंपनी की तरफ से फिर से एक चेक जाएगा, जैसे अप्लाई करने के टाइम पे उसने चेक दिया था, सॉरी लेटर के साथ क्या होगा? कंपनी वापस से सेम अमाउंट का चेक उसको रिफंड कर देगी।
लेकिन कांग्रेचुलेशन लेटर के साथ कंपनी चेक देगी क्या? नहीं, कांग्रेचुलेशन का मतलब कि आपको तो कंपनी शेयर देने के लिए चुन चुकी है कि ठीक है आपको देंगे शेयर, आपने अप्लाई किया, आपको शेयर मिलेगा। तो आपको जब अलॉटमेंट लेटर मिल रहा है, कांग्रेचुलेशन लेटर मिल रहा है, तो आपको पैसे वापस नहीं मिलेंगे, उल्टा कंपनी आपसे और पैसे मांगेगी, पैसे और मांगेगी। किस चीज के लिए मांगेगी? कि आपको हमने एक्सेप्ट कर लिया, आपका एप्लीकेशन हमने एक्सेप्ट कर लिया, आपको हम अपना शेयर होल्डर चुनते हैं, अब आप एक काम करो, कुछ पैसे और दो, तब जाके हम आपको एक्चुअली में अपना शेयर होल्डर बनाएंगे। समझ में आ रहा है? कुछ पैसे और दो। बोलो क्यों? जैसे कि मान लो किसी स्कूल या कॉलेज में अप्लाई किए, तुम लोग अभी हाई स्कूल के स्टूडेंट हो तो कॉलेज समझो, सपोज किसी कॉलेज में अप्लाई किए, कॉलेज में अप्लाई करने के लिए एप्लीकेशन फॉर्म डालते हैं ना, तो मान लो तुमने क्या किया, एप्लीकेशन खरीदा, एप्लीकेशन फॉर्म का दाम है 1000 रुपया, तो 1000 रुपया देकर तुमने एप्लीकेशन फॉर्म खरीदा, या ऑनलाइन आजकल सबमिट होता है तो उसमें भी ऑनलाइन पेमेंट करना पड़ता है, एप्लीकेशन तो फ्री में होता नहीं है, एप्लीकेशन के लिए भी तो पैसा देना पड़ता है ना। तो मान लो तुमने एप्लीकेशन सबमिट किया, उसके साथ कुछ पेमेंट किया, ठीक है, और कुछ दिन के बाद तुम्हारे पास कांग्रेचुलेशन लेटर आया कि आपने हमारे कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए क्या किया था, अप्लाई किया था, और हम आपको एक्सेप्ट करते हैं आपका एप्लीकेशन, नाउ यू आर एलिजिबल टू टेक एडमिशन। तो इसका मतलब आपने जो कॉलेज में अप्लाई किया था, कॉलेज ने आपको एक्सेप्ट कर लिया एज ए स्टूडेंट एडमिशन लेने के लिए। अब आपको क्या करना पड़ेगा? आपको विद इन अ पर्टिकुलर टाइम आपको पेमेंट करके वहां एडमिशन लेना पड़ेगा। आपको एक टाइम दिया जाएगा, विद इन दैट स्टिपुलेटेड टाइम यू विल हैव टू मेक पेमेंट एंड यू हैव टू गेट योरसेल्फ एडमिटेड इन दैट कॉलेज, कि आपको इतने तारीख के अंदर इतना सम ऑफ मनी, सर्टेन सम ऑफ मनी पे करना है, और जैसे ही वो उस टाइम के अंदर अगर आप पे कर देते हो, यू विल बी एडमिटेड टू दैट कॉलेज एंड यू विल बी देन बिकम स्टूडेंट ऑफ दैट कॉलेज। समझ में आ रहा है? सेम चीज कंपनी जब आपको लेटर ऑफ अलॉटमेंट देगी, मतलब कंपनी में जो आपने अप्लाई किया था, कंपनी ने आपको चुन लिया कि ठीक है चलो आपको शेयर देते हैं, और जैसे ही लेटर ऑफ अलॉटमेंट आपके पास आएगा, आपको फिर से और पैसा देना पड़ेगा कंपनी को, जिससे कि आपको शेयर मिल जाए, अलॉट हो जाए। समझ में आ रहा है? तो ये पूरा का पूरा प्रोसेस है। अब इस पूरे प्रोसेस में, इस पूरे स्टोरी में कुछ और बातें हैं जो हम लोग सीखेंगे। कंपनी जब पब्लिक में शेयर इशू करती है तो शेयर का ना एक प्राइस होता है जिसको बेस प्राइस बोलते हैं। इसको हम लोग अकाउंट्स में फेस वैल्यू बोलते हैं या नॉमिनल वैल्यू बोलते हैं। नाउ व्हाट इज दिस फेस वैल्यू और नॉमिनल वैल्यू? कोई भी कंपनी जब इनकॉर्पोरेट होती है तो इनकॉर्पोरेट होने के टाइम पे उनके जो भी शेयर्स होते हैं उसके एक मिनिमम वैल्यू, उसका एक मिनिमम वर्थ डिसाइड किया जाता है, जो एक नॉमिनल अमाउंट होता है, एक समझ लो एक क्या बोलते हैं, उसका एक लोएस्ट अमाउंट होता है, जो मिनिमम वैल्यू या मिनिमम वर्थ होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? नॉमिनल वैल्यू या फेस वैल्यू। क्या बोलते हैं? नॉमिनल वैल्यू या फेस वैल्यू। तो कोई भी कंपनी जब फॉर्म होती है, इनकॉर्पोरेट होती है, तो उनके जो भी शेयर्स होते हैं उनकी एक बेसिक वैल्यू होती है, फेस वैल्यू। जब कंपनी शेयर इशू करती है ना पब्लिक में, तो कंपनी उस फेस वैल्यू के प्राइस पे भी इशू कर सकती है, उससे थोड़ा ज्यादा दाम पे भी इशू कर सकती है, उससे थोड़ा कम दाम पे भी इशू कर सकती है। तो इस तरह के 3 सिचुएशंस बनते हैं। अगर कोई कंपनी शेयर के फेस वैल्यू पे इशू करती है, मान लो किसी कंपनी है, उसका शेयर कितना है 10 रुपया करके, कंपनी है कोई, उसकी शेयर की फेस वैल्यू है 10 रुपीज, और कंपनी इशू कितने में कर रही है शेयर? 10 रुपीज में। तो 10 रुपया का फेस वैल्यू है, कंपनी इशू कर रही है 10 रुपए में, तो इसको बोलेंगे इशूड एट पार। अगर 10 रुपीज का फेस वैल्यू है और कंपनी 10 रुपए से ज्यादा चार्ज कर रही है, 10 रुपए से ऊपर में इशू कर रही है, मान लो 12 या 15 रुपए में, तो इसको बोलेंगे इशूड एट प्रीमियम। और अगर 10 रुपए फेस वैल्यू है, कंपनी उससे कम प्राइस चार्ज कर रही है, लोअर प्राइस पे इशू कर रही है, तो उसको बोलेंगे इशूड एट डिस्काउंट। आज के टाइम पे प्रेजेंटली एज पर द लेटेस्ट अमेंडमेंट बाय कंपनीज एक्ट 2013, कंपनी डिस्काउंट में शेयर इशू नहीं कर सकती, लीगल प्रोहिबिशन है। तो आज के टाइम पे पहले होता था, पर अभी वो बैंड है, लीगली प्रोहिबिटेड है। तो अभी कंपनी क्या कर सकती है? अपने शेयर को या तो पार पे इशू कर सकती है या तो प्रीमियम पे इशू कर सकती है। यानी 10 रुपए का शेयर है तो या तो 10 में इशू करना पड़ेगा, या तो 10 का शेयर है तो 10 से ऊपर इशू करना पड़ेगा प्रीमियम पे। और ये जो पैसे होते हैं ना, ये भी पब्लिक को एक बार में नहीं देना पड़ता है, इंस्टॉलमेंट में देना पड़ता है, अलग अलग पार्ट्स में देना पड़ता है। मतलब ऐसा नहीं कि 10 रुपया या 12 रुपया जो भी कंपनी प्राइस इशू कर रही है, जिस भी प्राइस पे कंपनी शेयर इशू कर रही है, वो पूरा का पूरा अमाउंट शेयर होल्डर को एक बार में देना है। नो, शेयर होल्डर को पूरा का पूरा अमाउंट एक बार में सिंगल पेमेंट नहीं करना पड़ता है। कंपनी इंस्टॉलमेंट का भी फैसिलिटी देती है, पार्ट बाई पार्ट आपको पे करना पड़ता है। समझ में आ रहा है? तो ये जो चीजें हम लोगों ने अभी इतने देर से जो बेसिक स्टोरी हमने समझा, अब एक बार इसको मैं ब्रीफ में लिखता हूं और अब आप लोग इसको
नोट मत करो, मैं जो बोलूंगा वो नोट करना, ठीक है। तो ध्यान से देखो, चैप्टर हमारा क्या है, इशू ऑफ शेयर्स। तो कंपनी, यहां पर आप लिखो, हाँ जो मैं बोल रहा लिखो, मिनिमम वैल्यू ऑफ शेयर्स ऑफ अ कंपनी is called face value और nominal value, ठीक है। इसके बाद लिखना, a public limited company is a public limited company issues shares A public limited company issues shares among the prospective investors at or above the face value. If shares are issued at face value, it is called issued at par. If shares are issued above face value, it is called issued at premium. Issued at premium. Issue of shares below face value is legally prohibited. ठीक है, जस्ट नॉलेज के लिए लिख लो। Company collects the issue price from the investors in installments. ठीक है,
सबसे पहला एप्लीकेशन, अच्छा ऐसे लिख लो, एज मेंशन्ड बिलो। एप्लीकेशन it is paid at the time of making application to the company. Allotment, it is paid after receiving letter of allotment from the company. लिखो आगे, कॉल्स, it is to be paid as and when required या asked by the company। यानी कि कंपनी जिस भी प्राइस पे शेयर इशू करती है, कंपनी जिस भी प्राइस पे शेयर इशू करती है, ये एक बार में पैसे कंपनी नहीं कलेक्ट करती है, इंस्टॉलमेंट में कलेक्ट करती है, अलग अलग इंस्टॉलमेंट्स में कलेक्ट करती है। जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट होता है इसको बोलते हैं एप्लीकेशन मनी। क्या बोलते हैं? एप्लीकेशन मनी। एप्लीकेशन मनी कब पे करना पड़ता है? इसके नाम से ही पता चल रहा है, एप्लीकेशन मनी पे करना पड़ता है एट द टाइम ऑफ मेकिंग एप्लीकेशन। एट द टाइम ऑफ मेकिंग एप्लीकेशन। अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस कर रहे थे ना कि जब कोई भी इन्वेस्टर कंपनी में अप्लाई करना चाहता है तो सिर्फ एप्लीकेशन फॉर्म भरने से नहीं होगा, उसको कंपनी में कुछ पैसा भी अटैच करके एप्लीकेशन फॉर्म के साथ भेजना पड़ेगा। जैसे बोले ना चेक अटैच करके भेजना पड़ता है, तो वो जो चेक होता है वो कितने अमाउंट का होता है? वो एप्लीकेशन मनी के बराबर होता है। तो कंपनी में जो हम लोग एप्लीकेशन के टाइम पे जो चेक अटैच करते हैं या जो पैसे भेजते हैं ना, दैट इज व्हाट वी कॉल एप्लीकेशन मनी। तो एप्लीकेशन मनी कब पे करना पड़ता है? एट द टाइम ऑफ मेकिंग एप्लीकेशन, इसीलिए इसका नाम ही है एप्लीकेशन मनी। इसके बाद आप वेट करो कंपनी की तरफ से क्या नोटिफिकेशन आ रहा है। आपको कांग्रेचुलेशन लेटर मिल रहा है या सॉरी लेटर मिल रहा है? अगर कांग्रेचुलेशन लेटर मिला तो फिर आपको इसका मतलब शेयर अलॉट कर दिया गया। तो जैसे ही आपको शेयर अलॉट कर दिया गया तो अब आपको कंपनी बोलेगी अब आप और पैसे डालो, सेकंड इंस्टॉलमेंट पे करो। तो सेकंड इंस्टॉलमेंट का नाम क्या है? अलॉटमेंट मनी। सेकंड इंस्टॉलमेंट का नाम क्या है? अलॉटमेंट मनी। इसका नाम अलॉटमेंट मनी क्यों है? क्योंकि ये तब देना पड़ता है जब आपको फाइनली शेयर्स अलॉट हो जाते हैं, यानी कंपनी जब फाइनली आपको लेटर ऑफ अलॉटमेंट दे देती है, नाउ यू हैव बीन अलॉटेड द शेयर्स बाय द कंपनी, देन यू आर रिक्वायर्ड टू पे दिस इंस्टॉलमेंट। इफ यू आर नॉट अलॉटेड द शेयर्स, अगर आपके घर पे लेटर ऑफ रिग्रेट आ गया, सॉरी लेटर आ गया, कंपनी ने आपको शेयर्स अलॉट नहीं किया, तो क्या आपको ये अलॉटमेंट मनी देने का जरूरत है? नहीं, कोई अलॉटमेंट मनी नहीं देना। उल्टा जो आपने एप्लीकेशन मनी पहले दिया था वो भी आपको रिफंड हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो अलॉटमेंट मनी देना पड़ता है जब फाइनली शेयर्स आपको अलॉट हो जाते हैं, तब देना पड़ता है। ठीक है, इसलिए इसको बोलते हैं अलॉटमेंट मनी। इसके बाद के जो भी इंस्टॉलमेंट होते हैं, उसको बोलते हैं कॉल मनी। क्या बोलते हैं? कॉल मनी। तो कॉल मनी नाम से ही समझ में आ रहा है, कॉल मनी मतलब जब कंपनी को फ्यूचर में और पैसों की जरूरत पड़ेगी, जब वो आपसे मांगेगी। तो जब आपको कंपनी की तरफ से कॉल आता है इसका मतलब ये नहीं कि कंपनी विल डायल योर नंबर एंड कॉल, नो। कॉल मीन्स कंपनी विल नॉक यू, कंपनी विल आस्क यू
तो दैट इज द कॉल। समझ में? कॉल का मतलब फोन कॉल नहीं है, ठीक है, ये मत समझना। कॉल का मतलब क्या है, कंपनी जब जब आपको नॉक करेगी कि अब आप नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट पे करो, तब तब आपको पे करना है। तो कॉल मनी कब पे करना है? जब आपके पास कंपनी की तरफ से कॉल आएगा, मतलब नोटिफिकेशन आएगा, कंपनी विल आस्क यू, ओनली इन दैट केस यू हैव टू पे द नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट विच इज नोन एज कॉल मनी। तो कॉल मनी कंपनी की तरफ से नोटिफाई किया जाता है, अपने मन से पे नहीं करना पड़ता, ठीक है। तो इसीलिए क्या लिखा है देखो, इट इज टू बी पेड एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड और आस्क्ड बाय द कंपनी को। अच्छा, कितना कॉल मनी होता है? कितना भी हो सकता है। 1 कॉल मनी हो सकता है, 2 कॉल मनी हो सकता है, 3 हो सकता है, 5 हो सकता है, 15 हो सकता है, 25 हो सकता है, 75 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। वो डिपेंड करता है कंपनी के ऊपर, क्वेश्चन में दिया रहेगा। नॉर्मली अपने को 15, 25, 75 तो नहीं रहेगा, कितना रहेगा? 2, 3, 4। देखो हम बहुत देर से ऑब्जर्व कर रहे हैं, ठीक है। प्लीज डोंट गिव मी अ सिंगल रीजन, बिकॉज मेरे को क्या ना, मेरा एक प्रॉब्लम है, मेरे को गुस्सा आता है ना तो एकदम से पारा मेरा 0 से सीधा 100 में जाता है, बीच में कोई रुकता नहीं है। तो बाय द टाइम आई एम इग्नोरिंग, प्लीज डोंट गिव मी एनी रीजन टू ब्लो अप एट यू, नहीं तो फिर झाड़ खा जाओगे बहुत बुरे तरीके से, वीडियो में भी मेरा गुस्सा रिकॉर्ड हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसा मत करो, कुछ चीज़ बता रहे हैं करो। ये चैप्टर में बेसिकली हम लोग को जर्नल एंट्री बनाना, जो हम लोग आगे सीखेंगे। बहुत सारे टीचर सीधा जर्नल एंट्री लिखाते हैं, बनाना स्टार्ट करते हैं। मैं तुमको डिटेल में बता रहा हूँ कंपनी कैसे होता है, कैसे चीज़ें चलती है, कैसे एप्लीकेशन होता है, ये होता है, तो चीज़ों को सीखो, ठीक है। तो ये मत करो, आराम से समझो और ध्यान दो यहाँ पर, ठीक है। चलो, तो अभी तक हम लोग क्या बात किए? कंपनी पब्लिक में शेयर इशू करती है और पब्लिक को पैसा कैसे देना पड़ता है? इंस्टॉलमेंट में, ठीक है। तो चलो अब एक काम करते हैं, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। मान लो एक कंपनी है, एक कंपनी है, ध्यान से देखो सब लोग, ध्यान से देखो। कंपनी है, उसके शेयर की फेस वैल्यू है ₹10। एक कंपनी है, उसके शेयर की फेस वैल्यू कितनी है? 10। कंपनी ने डिसाइड किया कि इसे हम लोग इशू करेंगे। कंपनी ने क्या डिसाइड किया? इसे हम लोग इशू करेंगे 12 रुपीस में। तो इशू प्राइस कितना हो गया? 12। द फेस वैल्यू ऑफ द कंपनी विच इज द लोएस्ट वैल्यू और द नॉमिनल वैल्यू ऑफ द कंपनी इज ₹10। तो ये जो फेस वैल्यू होता है ना, ये जब कंपनी इनकॉर्पोरेट होती है उस टाइम पे ये डिसाइड हो जाता है। तो ये चेंज नहीं होता बार बार, ऐसा नहीं कंपनी की फेस वैल्यू बदलती रहती है। नो, फेस वैल्यू बदलती नहीं है। कंपनी जब बनती है, इनकॉर्पोरेट होती है, उस टाइम पे ही कंपनी के जो शेयर्स के मिनिमम वैल्यू, फेस वैल्यू होता है, दैट टाइम ही वो डिसाइड हो जाती है, ठीक है। तो फेस वैल्यू समझ लो किसी कंपनी की है 10, लेकिन जरूरी नहीं है कि कंपनी जब शेयर इशू करेगी तो उसे 10 रुपीस में ही करना है, जो फेस वैल्यू है उसी पे करना है, ऐसा जरूरी नहीं है। वो कंपनी के ऊपर है, लिबर्टी है कंपनी का कि आप जिस भी प्राइस पे कर सकते हो। तो पहले तो ये था कि आप 10 के ऊपर भी इशू कर सकते हो, 10 रुपये पे भी इशू कर सकते हो, 10 के नीचे भी इशू कर सकते हो, ठीक है। ये आपके मर्जी पे है, लेकिन अभी ये लास्ट वाला जो ऑप्शन है ये बंद हो गया। अब आप फेस वैल्यू से नीचे प्राइस पे इशू नहीं कर सकते। आप 10 रुपीस पे इशू कर सकते हो, तो इसको बोलते हैं इशूड एट पार। और अगर आप 10 रुपीज से ज्यादा चार्ज करते हो तो इसको बोलते हैं इशूड एट प्रीमियम। प्रीमियम का मतलब क्या होता है? प्रीमियम का मतलब होता है आप फेस वैल्यू से ऊपर एक्स्ट्रा चार्ज कर, तो जो भी एक्स्ट्रा चार्ज करते हो उसको प्रीमियम बोलते हैं। मतलब आप प्रीमियम चार्ज कर रहे हो, यू आर चार्जिंग एडिशनली, यू आर चार्जिंग एक्स्ट्रा, उसको बोलते हैं प्रीमियम, ठीक है। तो आप मान लो कि कंपनी ने डिसाइड किया कि हम शेयर इशू करेंगे 12 रुपए में। कंपनी ने क्या डिसाइड किया कि हम 12 रुपए में शेयर इशू करेंगे। तो इसका मतलब कंपनी कैसे इशू कर रही है? पार पे या प्रीमियम पे? प्रीमियम पे। इसका मतलब कंपनी प्रीमियम ऐड कर रही है 2 रुपया का। 10 रुपया अगर फेस वैल्यू है और कंपनी डिसाइड कर रही है कि मेरे को 12 रुपया में इशू करना है, इसका मतलब कंपनी 2 रुपया एडिशनली चार्ज कर रही है, एंड दिस इज प्रीमियम। इसी को प्रीमियम बोलते हैं। और प्रीमियम ऐड कर देते हैं फेस वैल्यू में तो क्या मिल जाता है? इशू प्राइस। समझ में आया? चलो, तो अगर कंपनी ने 12 रुपया में डिसाइड किया कि शेयर को इशू करना है, तो क्या ये 12 रुपया कंपनी एक बार मिलेगी? आंसर इज नो। कंपनी इसको इंस्टॉलमेंट मिलेगी। कंपनी क्या करेगी? इसको इंस्टॉलमेंट मिलेगी। पहला इंस्टॉलमेंट कब देना पड़ेगा? जब कोई भी बंदा अप्लाई करेगा, कोई भी इन्वेस्टर अप्लाई करेगा, तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट को क्या बोलते हैं? एप्लीकेशन मनी।
तो मान लो कंपनी ने बोला कि अप्लाई करने के टाइम पे आप एक काम करो, आप 3 रुपया दे दो। आपको पूरा एक बार में फुल अमाउंट देने की जरूरत नहीं है। डोंट हैव टू पे 12 रुपीज एट वन गो, नो, यू जस्ट पे 3 रुपीज अलॉन्ग विथ योर एप्लीकेशन। अलॉन्ग विथ योर एप्लीकेशन यू पे 3 रुपीज, ठीक है। चलो, अब इसके बाद आपको क्या करना है, यू शुड वेट टिल कंपनी नोटिफाइज यू वेदर इट इज गिविंग यू शेयर्स और नॉट गिविंग, यू विल बी नोटिफाइड। तो आप उसका वेट करो। अगर आपके पास नोटिफिकेशन आता है कि कंपनी आपको शेयर दे रही है, कंपनी आपको अलॉटमेंट लेटर भेजती है, और जैसे ही अलॉटमेंट लेटर मिलता है, इसका मतलब आपको कंपनी ने सेलेक्ट कर लिया। अब आपको नेक्स्ट अमाउंट पे करना है, नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट पे करना है। नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट को क्या बोलते हैं, अलॉटमेंट मनी। सपोज कंपनी ने बोला अलॉटमेंट मनी कितना है, सपोज 5 रुपया, 5 रुपया आपको अलॉटमेंट कर देना है, ठीक है। इसके बाद आपने एप्लीकेशन का टाइम पे 3 दे दिया, अलॉटमेंट लेटर मिला, उसके बाद आपने 5 दे दिया। बाकी के पैसे आपको कब देने, कंपनी बोल रही है अब आप निश्चिंत रहिए, अब आप टेंशन मत लीजिए। आपने अप्लाई करने के टाइम पे ऑलरेडी 3 रुपया करके दे दिया था, दोबारा अलॉटमेंट के टाइम पे आपने और 5 रुपया करके दे दिया, आपने ऑलरेडी 2 इंस्टॉलमेंट दे दिया। अब आप टेंशन मत लो, अब आप आराम करो, रिलैक्स रहो, ठीक है। हम लोग इतने पैसे में अपना काम चलाते हैं, अपना काम स्टार्ट करते हैं, इससे अपना जो भी एक्टिविटी है उसको परफॉर्म करते हैं। फिर जैसे जैसे हमें जरूरत पड़ेगी मैं आपको नोटिफाई करूंगा, आपको कॉल करूंगा, नॉट जस्ट टेलीफोन कॉल बट आई विल नोटिफाई यू, आई विल आस्क यू, फिर आप मेरे को देना। समझ में आ रहा है? जैसे क्या होता है, आप जब किसी प्रॉपर्टी को खरीदते हो, मान लो अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी है, बिल्डिंग है, बन रही है, ऐसे में आप वहां पर कोई फ्लैट बुक करते हो, तो बिल्डर आपको क्या बोलता है, जो प्रोमोटर या बिल्डर है वो आपको क्या बोलता है कि आप एक काम करो, कुछ एक टोकन अमाउंट देके पहले फ्लैट बुक करो, ठीक है। मान लो टोटल आप जो अपार्टमेंट ले रहे हो उसका प्राइस है सपोज 60 लाख, तो आपको क्या बोला जाएगा, आप एक काम करो 10 लाख रुपए आप डाल दो, पहले 10 लाख 5 लाख कुछ भी आप डाल दो, इससे आपके नाम पे हम एक फ्लैट बुक कर देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद कुछ लीगल फॉर्मेलिटी है, अग्रीमेंट वगैरह जो कुछ भी है वो करेंगे। अग्रीमेंट जिस दिन साइन होगा उस दिन वापस से आप 10 लाख दे देना। तो मान लो आपने बुकिंग के नाम पे टोकन पे दे दिया 5 लाख रुपया, फिर हफ्ते 10 दिन के बाद अग्रीमेंट साइन हो गया, साइन होने के टाइम पे आपने दे दिया और 10 लाख रुपया। अब आपके नाम पे ऑन पेपर लीगली फ्लैट रजिस्टर हो गया। 5 लाख पहले दिया, 10 लाख अग्रीमेंट साइन होने के दिन हुआ, 15 लाख आपने दे दिया। अब जो प्रोमोटर है वो क्या बोलेगा, वो बोलेगा अब आप टेंशन मत लो, हमने आपके नाम पे ये जगह बुक कर दिया है, अब ये जगह हम किसी और को नहीं देंगे, आपके नाम पे अग्रीमेंट हो गया, डीड बन गया, ठीक है। आपने ऑलरेडी 15 लाख रुपया दिया है, अब आप रेस्ट करो, रिलैक्स रहो। अब हम लोग इस पैसे से अपना काम आगे बढ़ाते हैं, चालू करते हैं। बीच बीच में जैसे काम का प्रोग्रेस होता जाएगा हम आपको नोटिफाई करेंगे, और जब और पैसों की जरूरत होगी हम आपको कॉल करेंगे, उसके बाद फिर आप नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट देना। तो मान लो 60 लाख में से आपने 15 दे दिया, कितना बचा 45। मान लो ये 45 आपको 15-15 करके 3 इंस्टॉलमेंट में देना है। तो ये 3 इंस्टॉलमेंट कब देना है, बिल्डर बोल रहा है कि जब हम आपको बोलेंगे तब दीजिएगा, अभी देने की जरूरत नहीं है। तो मान लो कुछ और काम हुआ और थोड़ा सा काम प्रोग्रेस हुआ, आपका फ्लैट थोड़ा रेडी हो गया, आपको नोटिफिकेशन आया कि प्लीज़ आप अपना सेकंड पार्ट दे दीजिए, आपने 15 लाख और पे कर दिया। फिर उससे फिर वो अपना काम हम चला रहा है, कुछ दिन के बाद और रेडी हो गया, वो बोल रहा है कि और 15 लाख दे दीजिए। फाइनल इंस्टॉलमेंट कब देना है, जो बिल्डर है वो बोल रहा है आप टेंशन मत लो, जब आपका फ्लैट पूरे तरीके से रेडी हो जाएगा, सारा फ्लोरिंग इलेक्ट्रिसिटी सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा, टाइल्स वेल्स एवरीथिंग, जिस दिन आपको की हैंड ओवर करेंगे, फाइनली पोसेशन आपको देंगे जिस दिन प्रॉपर्टी का, उस दिन आप क्या करना, फाइनल जो अमाउंट है लास्ट इंस्टॉलमेंट है वो आप देना। समझ ये होता है कि नहीं प्रोसेस, सेम यहां पर है। आप एप्लीकेशन के टाइम पे 3 दे दिए, अलॉटमेंट के टाइम पे 5 दे दिए, कंपनी बोली अब आप टेंशन मत लो, अब आप आराम करो, हम इतने में अपना काम चालू करते हैं, बाकी जैसे जैसे रिक्वायरमेंट होगा मैं आपको नोटिफाई करूंगा, कॉल करूंगा, आप फिर देना नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट। मान लो कुछ दिन के बाद कंपनी को पैसों की जरूरत पड़ी, कंपनी ने फिर आपको क्या किया, कॉल किया कि आप एक काम करो, आप और 3 रुपए करके दे दो। आपने बोला ठीक है। फिर इसके बाद बाकी का जो बैलेंस अमाउंट था, कंपनी ने फिर से आपको क्या किया, फिर से कॉल किया, बोला कि बैलेंस अमाउंट दे दो। तो दोबारा जो बैलेंस रिमेनिंग अमाउंट था वो आपको कितना होगा, देखो आपने कितना दे दिया, 11 दे दिया, 1 रुपया और 1 रुपया है ना, या चलो इसको एक काम करते 2-2 कर देते, ठीक है। मान लो ये 2 और फाइनल अमाउंट फिर से 2, तो हो गया पूरा 12 रुपया, ठीक है। तो ये जो फर्स्ट यहां पर देखो 2 कॉल है, ये भी कॉल, ये भी कॉल। तो पहले वाले कॉल को हम लोग बोलते हैं फर्स्ट कॉल, क्या बोलते हैं, फर्स्ट कॉल। इसके बाद वाले कॉल को हम लोग बोलते हैं सेकंड कॉल।
अगर इसके बाद और भी कॉल होता तो थर्ड कॉल, फोर्थ कॉल, फिफ्थ कॉल ऐसा करके बोलते, अगर होता तो। नहीं है तो फिर कुछ नहीं बोलेंगे, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल। जो आखिरी कॉल होता है उसको हम लोग फाइनल कॉल भी बोल सकते हैं। तो सपोज सेकंड कॉल हमारा आखिरी कॉल है, इस एग्जांपल के हिसाब से सेकंड कॉल हमारा आखिरी कॉल है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, फाइनल कॉल भी बोल सकते हैं। एक मिनट, ये स्क्रीन अचानक से फ्रीज हो जा रहा है। ठीक है, चलो, तो सेकंड कॉल जो है ये क्या है, ये हमारा फाइनल कॉल भी बोल सकते हैं। तो इसको हम लोग सेकंड की जगह फाइनल भी लिखेंगे तो चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, क्लियर। अब ये जितनी भी बातें हम लोगों ने डिस्कस की, जो भी प्रोसेस हम लोगों ने समझा, कंपनी कैसे शेयर इशू करती है, लोग कैसे अप्लाई करते हैं, कैसे पैसे देते हैं, कंपनी कैसे कलेक्ट करती है, ये सारा स्टोरी तो हम लोग समझ लिए। पर एग्जाम में तो स्टोरी नहीं लिखना, एग्जाम में क्या करना, ये सारी चीजों का जो ट्रांजैक्शन है उसको रिकॉर्ड करना है। और रिकॉर्ड कैसे करेंगे, जर्नल के फॉर्म में। अच्छा, कौन बनाएगा जर्नल, कंपनी बनाएगी। यानी कि इस चैप्टर में व्हाट वी एग्जैक्टली नीड टू डू, हम लोग को कंपनी के बुक में इन ट्रांजैक्शंस की रिकॉर्डिंग करनी है। यानी कि एक कंपनी है, शेयर इशू कर रही है, लोग उसको पैसे दे रहे हैं, ये सारी बातें जो अभी स्टोरी में हम लोग समझे वही सारी चीजें क्वेश्चन में भी दी रहेगी। और आपको क्या करना है, बताना है कि इन सारी चीजों को कंपनी अपने बुक में कैसे रिकॉर्ड करेगा। इट मींस द रिक्वायरमेंट ऑफ द प्रॉब्लम विल बी टू रिकॉर्ड दीज ट्रांजैक्शंस इन द बुक ऑफ कंपनी, इन द बुक ऑफ कंपनी। कंपनी के तरफ से सोचना है, किसके तरफ से सोचना है, कंपनी के तरफ से। कंपनी अपने खाते में, अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में कैसे इन चीजों को रिकॉर्ड करेगी, जब एप्लीकेशन का पैसा लेगी तो कैसे रिकॉर्ड करेगी, अलॉटमेंट का पैसा लेगी तो कैसे रिकॉर्ड, समझ में आ रहा है तुमको। ये सारा चीज अपने को करना है रिकॉर्डिंग जर्नल के फॉर्म में। तो इसका मतलब फॉर्मेट हम लोग को इस चैप्टर में जो बनाना है वो जर्नल का बनाना है। इस चैप्टर में हमें क्या करना है, जर्नल एंट्री पास करना है। तुम लोग बोलोगे सर जर्नल तो बहुत अच्छे से आता है, हमें क्लास 11 में पढ़े थे। तो इसका जर्नल थोड़ा सा अलग है, तो मैं लिखाता हूँ। अभी हम लोग जर्नल लिखते हैं और तुम लोग पहले कॉपी करो, फिर धीरे धीरे करके प्रॉब्लम में जाएंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो चलो हेडिंग दो इसके नीचे, ये भी लिखना तो लिख लो। ठीक है, ये अगर लिखना लिख लो जस्ट समझने के लिए। ठीक है, इसके बाद हेडिंग दे देना जर्नल एंट्रीज, जर्नल एंट्रीज। ठीक है, ऊपर का जो पार्ट है वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लिखना है तो लिख लो हल्का सा फटाफट सिंपल तरीके से। ठीक है, ज्यादा टाइम नहीं देंगे, 10 सेकंड में लिखो अगर किसी को लिखना है तो। हाँ, जिसने लिख लिया ठीक है। ठीक है, चलो अब इसके बाद जर्नल में लिखो। मेन चीज अब ये है, हमारा स्टार्ट होने जा रहा है जर्नल। ठीक है, तो अब एक एक करके लिखते हैं। लिखो नंबर 1, When shares are issued by the company, जब कंपनी शेयर इशू करती है उस टाइम पे कैसे इसको रिकॉर्ड करते हैं, क्या एंट्री पास करते हैं। लिखो नो एंट्री, क्योंकि कंपनी शेयर इशू कर रही है, शेयर इशू करना कोई ट्रांजैक्शन नहीं है। ठीक है, चलो नंबर 2, when company receives application money, एंट्री लिखो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट।
यानी कि शेयर इशू किया, उसका तो कोई एंट्री होगा नहीं, कोई ट्रांजैक्शन नहीं है। लेकिन जब लोग शेयर के लिए अप्लाई करते हैं तो कंपनी को क्या मिलता है? एप्लीकेशन मनी मिलता है। लोग जब शेयर को अप्लाई करते हैं तो कंपनी को एप्लीकेशन मनी मिलता है। ये फर्स्ट ट्रांजैक्शन है। तो कंपनी को जब एप्लीकेशन मनी मिल रहा है, इसका मतलब लोग अप्लाई कर रहे हैं, तो एप्लीकेशन के साथ एप्लीकेशन मनी जाता है। तो इस एप्लीकेशन मनी को जब कंपनी रिसीव करती है तो उसको अपने बुक में कैसे रिकॉर्ड करती है? उसका एंट्री क्या बनता है? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। ठीक है, चलो इसके बाद नेक्स्ट जर्नल एंट्री। यस, अभी ऐसे लिखो ना, क्लास में कर लेंगे। ठीक है, नरेशन देखो, इसमें नरेशन एज सच कोई इसमें है नहीं, जैसे नॉर्मल जर्नल का नरेशन करते हैं वैसे लिख देंगे। जब हम लोग प्रॉब्लम करेंगे फर्स्ट एक प्रॉब्लम में मैं दिखा दूंगा। ठीक है, मैं बता दूंगा। प्रॉब्लम कर रहे हैं अभी हम लोग, जस्ट एंट्री देख रहे हैं। ठीक है, जब प्रॉब्लम करेंगे बता देंगे, एक प्रॉब्लम में बता देंगे। उसमें जरूरत नहीं है। एक चीज तुम समझो, लिसन, मैं सब चीज करवा दूंगा। ठीक है, किसी भी बच्चे को अगर ये लग रहा ना कि सर ये स्किप कर गए, स्किप नहीं किए। ठीक है, ऐसा कोई भी चीज स्किप नहीं होगा। ब्लड में है, ब्लड काटोगे ना तो डेबिट क्रेडिट निकलेगा। ठीक है, नया डायलॉग था ना। चलो एनीवे, सुनो ध्यान से, टेंशन मत लो। अभी बेसिकली हम लोग क्या कर रहे हैं? अभी एंट्री लिख रहे हैं। बेसिकली क्या क्या एंट्री बनाते हैं, कैसे। अभी तो प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो प्रॉब्लम जब सॉल्व करेंगे तो प्रॉपर फॉर्मेट बना के जर्नल में जब करेंगे तो एक प्रॉब्लम में मैं दिखा दूंगा कि नरेशन कैसे लिखते हैं, क्या बताते हैं, वो बता देंगे जब प्रॉब्लम प्रॉपर करेंगे तो उससे पता चल जाएगा। उसके बाद ऐसा मत समझना कि सारे प्रॉब्लम में नरेशन लिखाएंगे, क्योंकि अल्टीमेटली टाइम वेस्ट होगा। तो पर मैं एक प्रॉब्लम में दिखा दूंगा। जब हम लोग क्लास 11 में जर्नल भी सीखे थे तो स्टार्टिंग में जब जर्नल का स्टार्टिंग में एक प्रॉब्लम किए थे तो एक दो प्रॉब्लम में मैं नरेशन बता देता, ऐसे लिखते हैं। पर उसके बाद फिर सारे प्रॉब्लम में अगर नरेशन लिखेंगे तो अननेसेसरी तुम्हारा ही टाइम वेस्ट होगा। तो इसमें भी अभी हम लोग जब मेन प्रॉब्लम में जाएंगे तो कैसे नरेशन वगैरह लिखते हैं बता देंगे। हालांकि कोई बहुत सच रॉकेट साइंस नहीं है, पर बता देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी एंट्री को लिखो। ठीक है, तो सेकेंड एंट्री लिखो, जैसे जैसे लिखा रहे बस लिखते जाओ, परेशान एकदम मत हो। व्हेन, अपने डायलॉग को याद करके हंसी आ रहा है। सर एक सेकंड के लिए पॉज करके सर इसको कई बार पढ़ाई देता है। When shares are oversubscribed and company refunds the application money on excess application. अभी थोड़ी देर पहले बताए थे, कभी कभी क्या होता है, कंपनी ने जितना शेयर इशू किया एप्लीकेशन उससे ज्यादा आ गया। सपोज कंपनी ने 10,000 शेयर इशू किया, एप्लीकेशन आ गया 12,000 का, तो एक्सेस एप्लीकेशन जो 2,000 आ गया उसका पैसा कंपनी लौटा देगी। तो उसका एंट्री क्या होगा? तो देखो, कंपनी जब एप्लीकेशन का पैसा रिसीव की थी उसका एंट्री क्या था? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। ये एप्लीकेशन का पैसा रिसीव करने का एंट्री है। तो रिफंड जब करेंगे तो इसका ठीक रिवर्स कर देंगे। तो क्या एंट्री हो जाएगा बोलो? शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक। यानी कंपनी क्या कर रही है? कंपनी के पास जो एक्स्ट्रा एप्लीकेशन आ गए थे, शेयर्स ओवर सब्सक्राइब हो गया था, तो जो एक्सेस एप्लीकेशन है सिर्फ उसका पैसा कंपनी लौटाती है, पूरा पैसा नहीं लौटाती। जो एक्स्ट्रा एप्लीकेशन आ गया उसका पैसा कंपनी लौटा रही है, रिफंड कर रही है। तो एंट्री रिवर्स कर दो। इसके बाद नंबर 4, नंबर 4, when application
मनी इज ट्रांसफर्ड टू कैपिटल फंड, या टू कैपिटल लिखो चलेगा। एंट्री लिखो, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। सारे एंट्री को समझा देंगे, ठीक है। पहले लिखवा देते हैं, आराम से लिखो पहले। When allotment money becomes due, share allotment account debit to शेयर कैपिटल। अगर किसी के पास डिफरेंट कलर का पेन है तो तुम लोग ना, जब मैं कलर चेंज करूंगा तो तुम लोग कलर चेंज करना, जैसे ब्लू या ब्लैक, या किसी के पास ग्रीन या रेड है, कुछ भी कलर है तो कलर कोडिंग यहां पर कर दो, ठीक है। अगर है तो, नहीं है तो नहीं है तो कोई बात नहीं, जो है उसी से लिखो, ठीक है। चलो, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। इसके पीछे का लॉजिक क्या है वो बताएंगे बाद में, ठीक है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं ये पता चलेगा, ठीक है। नंबर 6, when allotment money is received by the company, bank account debit, calls in arrear account debit to share अलॉटमेंट अकाउंट। जिसको जो भी नहीं समझ में आ रहा सिर्फ अभी लिखते जाओ, ठीक है। सारा कुछ समझा देंगे, ठीक है। कॉल्स इन एरियर। नंबर 7, when call money is due, share call account debit to share capital account। when call money is received by the company, when call money is received by the company, bank account debit, calls in arrear account debit to share call account,
इसके बाद 3 और जर्नल एंट्री हम लोग लिखेंगे, पर अभी हम नहीं लिखवा रहे, ठीक है। तुम लोग एक काम करो, करीब करीब 10 लाइन छोड़ दो। 3 जर्नल एंट्री में कितना स्पेस लगेगा अंदाज से छोड़ दो, ठीक है। इसके बाद 3 और लिखेंगे। वो 3 क्या है जर्नल एंट्री है, वो थोड़ा सा एडवांस टॉपिक है, बाद का थोड़ा टॉपिक है, तो अभी मैं स्पेस छोड़वा दे रहा हूँ ताकि लाइन से रहेगा वो सीक्वेंस। तो अभी इसके बाद थोड़ा सा 3 एंट्री लिखने के लिए 10 लाइन 12 लाइन मैक्सिमम छोड़ दो, ठीक है। 4 लाइन के हिसाब से भी छोड़ दो, 10-12 लाइन छोड़ दो, और हम लोग उसमें बाद में 3 जर्नल एंट्री लिखेंगे जब थोड़ा प्रॉब्लम में आगे बढ़ेंगे, ठीक है। फिलहाल यहाँ पर इतना ही लिखो, ठीक है। अच्छा सर, आपने ये कलर चेंज क्यों करवाया सर? तो कलर चेंज का मतलब ये है कि जिस भी आइटम को मैंने डेबिट या क्रेडिट में स्काई ब्लू, लाइट ब्लू में लिखा है, इसका मतलब ये जर्नल एंट्री में आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। यानी इस चैप्टर में जब आप जर्नल एंट्री बनाओगे तो जो डार्क ब्लू में लिखा हुआ है ये तो मतलब आपको एंट्री में आएगा ही। जब आप जर्नल एंट्री पास करोगे तो ये अकाउंट आपके जर्नल एंट्री में आएंगे ही आएंगे। लेकिन जो स्काई ब्लू में है, लाइट ब्लू में, इसका मतलब ये डिपेंडिंग अपॉन प्रॉब्लम वो आ भी सकता है या नहीं भी आ सकता है। ये हम लोग प्रॉब्लम पढ़ेंगे, उसमें जैसा जो डिटेल रहेगा उसके बेसिस पे हम लोग समझेंगे, डिसाइड करेंगे। इसलिए यहाँ पर ये जो है ये फिक्स नहीं है, ये वेरिएबल है, और बाकी जो है ब्लू, डार्क ब्लू, वो फिक्स्ड है। समझ में आया? दूसरा बात, इस चैप्टर में एक अच्छी बात है और एक बुरी बात है, एक खुशी की बात है और एक दुख की बात है। क्या सुनना है स्नेहांश? पहले बोलो। नहीं, हम पहले तो गुड न्यूज देंगे। किसको किसको पहले खुशी का बात सुनना है? इस चैप्टर में सब लोग सुनो, ज्यादा एक्साइटेड मत हो, सब लोग सुनो शांति से। इस चैप्टर में एक अच्छी बात है, खुशी की बात है। इस चैप्टर में हमें क्या करना है? जर्नल एंट्री करना है। तो जर्नल का जो फॉर्मेट होता है वो हमें ऑलरेडी पता है क्लास 11 में। खुशी की बात है, हम लोग फटाफट क्या करेंगे, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, जर्नल एंट्री का फॉर्मेट खींच देंगे, फटाफट एक पन्ने में पूरा फॉर्मेट लेके बना देंगे। हम लोग को ऑलरेडी पता है जर्नल का फॉर्मेट, हम लोग क्लास 11 से खींचते आ रहे हैं, तो ये अच्छी बात है। दूसरा अच्छी बात, इस चैप्टर में जितने भी जर्नल एंट्री में लिखा रहा हूं, प्रॉब्लम कैसा भी आए, कोई भी आए, कैसे भी घुमा फिरा के कुछ भी प्रॉब्लम दे दे, ये जर्नल एंट्री सेम ही रहने वाला है। यानी ऐसा नहीं है कि हर प्रॉब्लम में एंट्री चेंज हो जाएगा, चाहे कुछ भी प्रॉब्लम हो, कैसा भी प्रॉब्लम हो, ये जर्नल एंट्री सेम रहेंगे, सेम ही जर्नल एंट्री। यानी अगर एंट्री अच्छे से याद कर लेते हो, रट लेते हो, तो भी तुम्हारा काम हो जाएगा, क्योंकि एंट्री तो यही रहने वाला है। ये भी अच्छी बात है, खुशी की बात है। तुम लोग बोलोगे सर तब तो ये चैप्टर बहुत इजी है, क्योंकि एंट्री तो सेम है, हर प्रॉब्लम में यही एंट्री छाप दो। तो दुख की बात यह है कि एंट्री यहां पर सेम है, फॉर्मेट सेम है, लेकिन फिर भी ये चैप्टर आपके सिलेबस का वन ऑफ दी मोस्ट क्रिटिकल और डिफिकल्ट और कॉन्सेप्चुअल चैप्टर में आता है। रीजन ये है कि हर प्रॉब्लम में कई सारे कैलकुलेशंस अपने को करने पड़ेंगे। जब हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, कॉम्प्लेक्स लेवल के प्रॉब्लम में जाएंगे, तो कैलकुलेशंस भी और डिफिकल्ट होते चले जाएंगे। और वहां पर ये जो एंट्री है ये तो सेम रहेगा, पर इसका जो अमाउंट है वो अमाउंट बदलेगा प्रॉब्लम टू प्रॉब्लम, और यही मेन चीज है। इस चैप्टर में स्टूडेंट की जो गलती होती है वो एंट्री बनाने में नहीं होती है, कैलकुलेशन में होती है। समझ में आ रहा है? तो एंट्री तो वैसे भी 2-3 प्रॉब्लम के बाद तुम्हें याद हो जाना है, ठीक है, लेकिन कैलकुलेशन अच्छे से सीखना है, वो हम लोग जैसे जैसे प्रॉब्लम में आगे बढ़ेंगे तो सीखेंगे। तो इसमें दुख की बात है कि कैलकुलेशन कॉम्प्लेक्स है, थोड़ा आगे देखेंगे कैलकुलेशन, ठीक है। दूसरा बात ध्यान से सुनो, ठीक है। साइमल्टेनियसली कोई बोलो मत क्लास में, शांति से, ठीक है। तुम लोग भी आवाज मत करो, तो ध्यान से सुनो। तो एंट्री सेम रहने वाला है, कैलकुलेशन चेंज होगा जो कि कॉम्प्लेक्स होता जाएगा विथ प्रॉब्लम, वो मैं समझा दूंगा। अब एक और चीज, सर क्लास 11 में तो जब आप जर्नल पढ़ाते थे तो आप हर एक डेबिट क्रेडिट का लॉजिक बताते थे। ये डेबिट हो रहा है तो इसलिए हो रहा है, ये क्रेडिट हो रहा है तो इसलिए हो रहा है। इसमें नहीं बताएंगे सर, इसमें तो आपने बस एंट्री लिखा दिया, तो इसे क्या रटना है? आप अभी बोले एंट्री रट लो हो जाएगा, तो इसको रटाएंगे सर? 12th क्लास में आप ऐसे पढ़ाएंगे इतना गंदा बिना लॉजिक का? तो ऐसा नहीं है, समझो। यहां पर जो ये एंट्री है ये थोड़ा अलग टाइप का एंट्री है। ये डायरेक्टली गोल्डन या मॉडर्न रूल वाला जो हम लोग जर्नल जो बेसिक करते थे क्लास 11 में, ये वैसा एंट्री नहीं है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि गोल्डन या मॉडर्न रूल को फॉलो नहीं करता, ये डबल एंट्री सिस्टम के अंदर ही चलता है।
गोल्डन मॉडर्न रूल को ही फॉलो करता है, बट इट्स अ डिफरेंट कैटेगरी ऑफ जर्नल एंट्री। जैसे हम लोग जब रेक्टिफिकेशन एंट्री बनाते थे, एडजस्टमेंट एंट्री बनाते थे, ट्रांसफर एंट्री बनाते थे, तो कुछ अलग तरह की एंट्री बनती थी, डायरेक्टली गोल्डन और मॉडर्न रूल वाली एंट्री नहीं। तो गोल्डन मॉडर्न रूल वाली जो एंट्री होती है ट्रांजैक्शन की, वो एक अलग ही एंट्री होती है, जो हम लोग क्लास 11 में सीखे थे बेसिक। ये जो है ये थोड़ा अलग टाइप का एंट्री है, लेकिन यहां पर भी गोल्डन रूल अप्लाई होगा, मॉडर्न रूल अप्लाई होगा। चलो थोड़ा सा इसके लॉजिक पे ध्यान देते हैं, थोड़ा सा देखो इसका लॉजिक। सबसे पहला जो यहां पर एंट्री नंबर 2 क्या बोला जा रहा है, फिर से फ्रीज हो गया, लास्ट टाइम पे भी ये परेशान कर रहा है, बताओ। कोई बात नहीं, चलो ध्यान दो इधर। एंट्री नंबर 2, एंट्री नंबर 1 क्या है, नो एंट्री। तो एंट्री नंबर 2 क्या बोल रहा है, व्हेन कंपनी रिसीव्स एप्लीकेशन मनी, यानी अब तुम लोग अपने आप को कंपनी समझो। क्यों कंपनी समझे सर, शेयर होल्डर क्यों नहीं समझे, इन्वेस्टर क्यों नहीं समझे? क्योंकि जिसके बुक में हम लोग एंट्री करते हैं ना, अपने आप को वही समझते हैं। तो आपको शेयर होल्डर के बुक में एंट्री नहीं करना है, किसके बुक में एंट्री करना है, कंपनी के बुक में। तो शेयर होल्डर समझ के करोगे क्या कंपनी के बुक में एंट्री? तो जब कंपनी का बुक मेंटेन करोगे तो कंपनी के साइड से सोचना पड़ेगा, अपने आप को कंपनी समझना पड़ेगा। तो अब सोचो कि तुम्हारी कंपनी है और आपने शेयर इशू किया, लोगों ने अप्लाई किया और आपको क्या मिला, एप्लीकेशन मनी मिला। तो व्हेन कंपनी रिसीव्स एप्लीकेशन मनी, कंपनी को जब एप्लीकेशन मनी मिलता है तो कंपनी क्या एंट्री बनाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। बैंक अकाउंट डेबिट क्यों हो रहा है, लॉजिक सबको समझ आ रहा है? बोलो सर ये मत बताइए, ये सब बच्चा वाला काम मत कीजिए। बैंक का नेचर एसेट है, और जब पैसे आ रहे हैं बिजनेस में तो बैंक बैलेंस बढ़ रही है, मतलब एसेट बढ़ रहा है। तो जब एसेट बढ़ रहा है तो डेबिट होगा मॉडर्न रूल के हिसाब से, वी ऑल नो दैट। ये क्रेडिट में क्या लिख दिया आपने, शेयर एप्लीकेशन मनी, ये बताइए इसका क्या लॉजिक है? तो इसका क्या लॉजिक है बताते हैं। ये पूरे जितने भी जर्नल एंट्रीज को अभी हमने लिखा, इस जर्नल एंट्री में नए नए नाम के अकाउंट्स आए, तुम लोगों ने देखा। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट एक आया, आगे शेयर अलॉटमेंट अकाउंट आया, कहीं पर तुम लोगों ने देखा कॉल्स इन एरियर आया, कहीं कुछ सिक्योरिटीज प्रीमियम आया, अलग अलग नाम के अकाउंट आए। तो ये सारे जो अकाउंट है ना, ये एक्चुअली में टेम्पररी अकाउंट्स है। टेम्पररी अकाउंट्स का मतलब ये वो अकाउंट है जो फॉर द टाइम बीइंग क्रिएट किए जाते हैं और बाद में ये रिवर्स हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। कुछ अकाउंट होते हैं जो परमानेंट अकाउंट होते हैं। परमानेंट अकाउंट मतलब जो एक बार क्रिएट होती है और लंबे समय तक आपके साथ लाइफ लॉन्ग चलती है, मतलब जब तक बिजनेस में बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन हो रहा है वो अकाउंट हमेशा रहेगा, अकाउंट चलेगा। लेकिन कुछ अकाउंट होता है वो क्रिएट होता है और कुछ टाइम के बाद वो खत्म हो जाता है, वो कंटिन्यू नहीं करती। टेम्पररी अकाउंट, जैसे लाइफ में लोग होते हैं, कुछ लोग क्या होते हैं बताओ, लाइफ में जब कुछ लोग आते हैं तो वो जिंदगी भर साथ निभाते हैं, और कुछ लोग आते हैं और कुछ समय के बाद साथ छोड़कर चले जाते हैं। कुछ लोग सेंटिमेंटल हो रहे हैं, आप लोग पर्सनल लाइफ से कोरिलेट मत करो, एग्जाम्पल को एग्जाम्पल की तरह समझो, ठीक है? चलो जो भी है। तो इसी तरीके से अकाउंट कुछ परमानेंट होते हैं, कुछ टेम्पररी। जैसे क्लास 11 में याद करो, जब हम लोग ट्रायल बैलेंस बनाते थे और कभी कभी सारे आइटम्स को ठीक से लिखने के बाद भी डेबिट में क्रेडिट में बोथ साइड्स मैच नहीं करता था, तो फॉर द टाइम बिंग हम लोग वहां पर एक क्या लिखते थे, सस्पेंस अकाउंट। और सस्पेंस अकाउंट लिखकर जिस भी कॉलम में, डेबिट या क्रेडिट में जिस भी कॉलम में शॉर्टफॉल होता था वहां पर हम लोग डिफरेंशियल अमाउंट डाल देते थे जितने का शॉर्टफॉल था। और इस तरीके से हम लोग क्या करते थे, ट्रायल बैलेंस के दोनों साइड को मैच कर देते थे। किसको किसको याद है ऐसा करते थे, किसको किसको याद है? सबने किया ऐसा, याद है? ऐसा एक था ट्रायल बैलेंस में, याद है ना? तो ये जो सस्पेंस अकाउंट था ये एक्चुअली में क्या था, ये एक टेम्पररी अकाउंट था। यानी कि अगर हम लोग अकाउंट्स मेंटेन कर रहे हैं, ट्रायल बैलेंस बना रहे हैं, सारे आइटम्स को ट्रायल बैलेंस में पुट करने के बाद भी अगर बाय चांस यू आर नॉट बीइंग एबल टू टैली बोथ द साइड्स, यू चेक्ड एवरीथिंग, ऑल द आइटम्स आर करेक्टली पुट, डेबिट में क्रेडिट में, स्टिल बोथ द साइड्स आर नॉट गेटिंग टैलिड, तो क्या करोगे? एग्जाम में या रियल लाइफ में भी हम लोग क्या करते हैं, जिस साइड में शॉर्टफॉल होता है सस्पेंस अकाउंट डाल देते हैं। लेकिन सस्पेंस अकाउंट डालने के बाद हम लोग बस रिलैक्स नहीं हो जाते हैं, हम लोग फिर क्या करते हैं, रीजंस फॉर दैट डिफरेंस, वो जो मिसमैच हुआ उसका रीजंस फाइंड आउट करते हैं कि जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ी है। आखिर थोड़ा सा शिफ्ट हो जाना, अगर मान के चलो अगर मैच नहीं हो रहा है मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ी है, अगर कुछ ना कुछ गड़बड़ी है इसका मतलब आपको उसका रीजन फाइंड आउट करना पड़ेगा।
जब आप रीजन फाइंड आउट करोगे तो आपको कुछ एरर्स मिलेंगे, और जब एरर्स को आप रेक्टिफाई करते हो तो उसके लिए अलग से एंट्री बनाते हैं। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर वाले चैप्टर में हमने रेक्टिफिकेशन एंट्री बनाना सीखा था। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर में जब हम लोग रेक्टिफिकेशन एंट्री बनाते थे तो याद है उसमें सस्पेंस अकाउंट आता था कभी कभी रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर में, याद आ रहा है किसी को? तो वो सस्पेंस अकाउंट एक्चुअली में क्या होता था, जो हमने टेम्परेरी अकाउंट बनाया था सस्पेंस अकाउंट, उसको हम लोग कैंसिल करते थे, नलीफाई करते थे। ऐसा भी प्रॉब्लम मैंने क्लास में कराया जिसमें सस्पेंस अकाउंट का लेजर होता था, बोथ साइड टैली हो जाता था। किसी को याद है ऐसा ट्रायल बैलेंस में? तो एक्चुअली में सस्पेंस अकाउंट जिस तरह से कुछ समय के लिए बनाया जाता है, जब आप ट्रायल बैलेंस बनाते हो मैच नहीं हो रहा है तो बाय द टाइम आपको मिस्टेक का पता नहीं है, एरर का पता नहीं है, तो फॉर द टाइम बिंग हम लोग सस्पेंस अकाउंट में डिफरेंस को डाल देते हैं। इट इज अ टेम्पररी अकाउंट। लेकिन जैसे ही आपको सारे एरर्स पता चल जाते हैं, आप उनकी रेक्टिफिकेशन एंट्री बनाते हो, सस्पेंस अकाउंट क्या हो जाता है, नलीफाई हो जाता है, वैनिश हो जाता है, उसके बाद बुक्स ऑफ अकाउंट में नहीं दिखता है। समझ में आ रहा है? तो इसी तरीके से यहां पर भी वैसा ही है। आप यहां पर जब ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हो तो कुछ नए अकाउंट्स आपको देखने को मिल रहे हैं। ये फॉर द टाइम बिंग जस्ट क्रिएट किए जाते हैं बुक एंट्री में, बाद में ये रिवर्स होकर खत्म हो जाते हैं। जैसे देखो तुमको मैं बताता हूं, अच्छा से एक एग्जांपल देता हूं। नॉर्मली हम लोग क्लास 11 में जब फर्स्ट टाइम अकाउंट्स पढ़े थे, और फर्स्ट टाइम जब हमने अकाउंट्स पढ़ा था तो सबसे पहली जो जर्नल एंट्री हम लोगों ने सीखी थी वो थी बिजनेस स्टार्टेड विद कैश। याद है सबको? हम लोगों ने क्या सीखा था? बिजनेस, ये मत नोट करना कोई, बिजनेस स्टार्टेड विद कैश, सपोज ₹50,000। तो बिजनेस स्टार्टेड विद कैश ₹50,000, ये जर्नल एंट्री हम लोगों ने क्लास 11 में सीखा था। इसे कैसे रिकॉर्ड करते थे? इसकी जर्नल एंट्री क्या बनती थी? कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। ध्यान से देखना सब लोग, यही एंट्री करते थे ना, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। लॉजिक क्या था? कैश एसेट है, इंक्रीज हो रहा है, कैपिटल लायबिलिटी है, इंक्रीज हो रहा है, यही एंट्री होता था। अब समझो कंपनी में पैसे आ रहे हैं, कंपनी ने शेयर इशू किया, सुनना ध्यान से, कंपनी ने शेयर इशू किया, लोगों ने अप्लाई किया, कंपनी के पास पैसे आ रहे। कहां से पैसे आ रहे? शेयर से पैसे आ रहे। तो एंट्री तो यही होना चाहिए, कंपनी के पास जब पैसे आएंगे शेयर होल्डर से तो एंट्री तो यही होना चाहिए। लेकिन क्या होता है ना, कंपनी डायरेक्ट ये एंट्री पास नहीं करती है। कंपनी क्या करती है? इसको स्प्लिट करती है, चेंज करती है थोड़ा सा। क्या चेंज करती है? सबसे पहले तो कंपनी कैश के जगह बोलती है कि हम बैंक लिखेंगे, क्योंकि कंपनी का कोई भी बंदा कैश में आके पैसे नहीं पकड़ाता है। कंपनी के पास जो भी एप्लीकेशन मनी आ रहा है वो बैंकिंग मोड से आ रहा है, ऑनलाइन चेक कुछ भी, तो कैश अकाउंट डेबिट कभी नहीं होगा, ऑलवेज क्या होगा? बैंक। तो कंपनी बोलेगी हम बैंक अकाउंट डेबिट करेंगे। अच्छा, कैपिटल अकाउंट कंपनी नहीं लिखती, इसकी जगह पे क्या लिखती है? शेयर कैपिटल। कंपनी क्या लिखती है? टू शेयर कैपिटल। तो कंपनी एंट्री क्या करेगी? मान लो कंपनी में पैसे आ रहे हैं शेयर होल्डर से, तो कंपनी एंट्री क्या करेगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। लेकिन कंपनी बोलती है नहीं, हम ऐसा नहीं करेंगे, डायरेक्ट नहीं करेंगे, इसको ना अलग तरीके से तोड़ के करेंगे, डायरेक्टली नहीं करेंगे। क्या करेंगे? इसको ब्रेक करेंगे। कंपनी बोलती है पहले हम एंट्री करेंगे जब एप्लीकेशन रिसीव करेंगे, तो एप्लीकेशन रिसीव करने के टाइम पे एंट्री क्या करेंगे? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। और फिर बाद में उस एप्लीकेशन में जो पैसे रिसीव किए उसको कैपिटल में ट्रांसफर करेंगे, तो एंट्री करेंगे शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। यानी कंपनी डायरेक्टली जो एंट्री बनाती बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, ऐसा नहीं करके कंपनी इसको दो पार्ट में स्प्लिट कर रही है। कंपनी बोल रही है कि पहले पैसा लेंगे, उस टाइम पे लेने का एंट्री करेंगे, बाद में जो भी पैसा हमने कलेक्ट किया, एप्लीकेशन मनी हमने जो भी पब्लिक से कलेक्ट किया, उसको फिर कैपिटल में ट्रांसफर करेंगे। तो ट्रांसफर करने के टाइम पे फिर से एंट्री करेंगे, एक एंट्री करेंगे कलेक्शन के टाइम पे और एक कैपिटल में ट्रांसफर करने के टाइम पे। तो कलेक्शन के टाइम पे एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। बैंक डेबिट क्यों हो रहा है? क्योंकि भाई कंपनी का एसेट है बैंक बैलेंस और ये बढ़ रहा है। और एप्लीकेशन समझ लो क्या है? एप्लीकेशन समझ लो सोर्स ऑफ मनी, एक तरीके से सोर्स ऑफ मनी। ये कैपिटल आपका इंक्रीज कर रहा है, तो इसीलिए क्या है, ये आपकी लायबिलिटी बढ़ा रहा है, ये कैपिटल ही एक तरीके से, ठीक है। या इसको तुम गोल्डन रूल के हिसाब से समझो तो ये क्या है? पर्सनल अकाउंट है।
रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट होता है ना पर्सनल में, ये रिप्रेजेंटेटिव, क्योंकि ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, शेयर होल्डर को। तो पर्सनल अकाउंट में क्या लिखते हैं, क्रेडिट द गिवर। ये पैसा कहाँ से आया, एप्लीकेशन से आया। ये पैसा कहाँ से आया, एप्लीकेशन के थ्रू से आया। तो यहाँ पर बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। लेकिन ये पैसा आ तो गया, आने के टाइम पे हम लोग ये एंट्री करेंगे। ये एंट्री कब करेंगे, रिसीव करने के टाइम पे। लेकिन रिसीव करने के बाद हम लोग उसको कैपिटल में ट्रांसफर करेंगे। तो ट्रांसफर करने के टाइम पे जो हमने क्रेडिट किया था उसको डेबिट कर दो, रिवर्स हो गया, खत्म। और फिर ये पैसा को जिधर भेजना था कैपिटल में उधर भेज दो। तो अल्टीमेटली तुम देखो ये और ये कैंसिल हो रहा है। फाइनल एंट्री क्या बन रहा है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, जो कि नॉर्मल एंट्री होता है। जैसे ऊपर कैश टू कैपिटल था या बैंक टू शेयर कैपिटल है, नॉर्मल एंट्री है। तो पहला एंट्री रिसीव का, दूसरा एंट्री ट्रांसफर का। अब तुम लोग बोलोगे सर एक ही बार क्यों नहीं कर देते, फालतू में 2 बार स्प्लिट क्यों कर रहे हैं। 2 बार स्प्लिट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि प्रैक्टिकल लाइफ में, रियल लाइफ में ये दोनों चीजें अलग अलग दिन होती है, एक साथ नहीं होता है। तुम समझो, ऐसा नहीं है कि एक ही साथ में सारा एप्लीकेशन। मान लो कि 10 दिन तक एप्लीकेशन विंडो ओपन है, तो हर दिन कोई ना कोई अप्लाई कर रहा है। 1 तारीख से लेकर 10 तारीख तक एप्लीकेशन विंडो ओपन है। तो एवरी सिंगल डे मेनी एप्लीकेंट्स आर मेकिंग एप्लीकेशन। बहुत सारे लोग हर दिन अप्लाई कर रहे हैं, हर दिन बहुत एप्लीकेशन मनी आ रहा है। आज कुछ एप्लीकेशन मनी आया, कल कुछ एप्लीकेशन मनी आया, ऐसा करके हर दिन कुछ ना कुछ एप्लीकेशन मनी आ रहा है। तो एप्लीकेशन मनी जितना आते जाएगा ना, उसको चुपचाप पहले रिकॉर्ड करते जाएंगे। ऐसा नहीं कि पैसा आएगा एप्लीकेशन का सीधा कैपिटल में घुसा देंगे, नहीं, ऐसा नहीं करेंगे। क्योंकि पहले तो देखना पड़ेगा ना कितना पैसा आ रहा है, ज्यादा आ रहा है कि कम आ रहा है, अलॉट करेंगे कि रिफंड करेंगे, पहले तो वो सब इंश्योर करना पड़ेगा। तो सीधा पैसा लिए पब्लिक से और कैपिटल में डाल देंगे, ऐसा नहीं करेंगे। क्या करेंगे, सबसे पहले एप्लीकेशन आ रहा है आने दो, जितना पैसा आ रहा है आने दो। जब तक विंडो ओपन है, लोग अप्लाई कर रहे हैं, एप्लीकेशन मनी दे रहे हैं, कंपनी विल कीप रिसीविंग ऑल द एप्लीकेशन मनी। और जैसे जैसे पैसा आता रहेगा, जितना जितना पैसा आता रहेगा, कंपनी ये एप्लीकेशन का जो रिसीव वाला एंट्री है ये करती रहेगी। हर दिन ये रिसीव का एंट्री जाएगा, आज कितना पैसा आया, कल कितना पैसा आया, रिसीव का एंट्री पास होता रहेगा। तो ये रिसीव का एंट्री कब पास करती है कंपनी, जब कंपनी एप्लीकेशन का पैसा रिसीव करती है। तो जितना जितना जैसे जैसे जिस दिन आ रहा है, कंपनी उसको उस तरीके से क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में रिकॉर्ड करती जाएगी। जब फाइनली सारा एप्लीकेशन खत्म हो गया, विंडो क्लोज हो गया, अब तो और एप्लीकेशन का पैसा आना नहीं है, खत्म हो गया, जो आना था आ गया, अब तो विंडो क्लोज है। अब कंपनी काउंट वाउंट करेगी, देखेगी एप्लीकेशन एक्स्ट्रा आया, क्या आया, कम ज्यादा, उसके हिसाब से अगर एक्स्ट्रा आ गया तो कंपनी रिफंड करेगी, यानी कि पैसा वापस कर देगी। क्या रिफंड का एंट्री करेगी, लेने के टाइम पे किए थे बैंक टू शेयर एप्लीकेशन, तो रिफंड के टाइम पे करेंगे शेयर एप्लीकेशन टू बैंक। और अगर मान लो कंपनी को रिफंड नहीं करना है, जितना आया उतना सफिशिएंट है, तो कंपनी क्या करेगी, उस पैसे को ट्रांसफर कर देगी। तो ट्रांसफर लास्ट में किया जाता है, जब विंडो क्लोज हो जाता है तब। तो इसीलिए हम लोग शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल। इसी तरीके से सारे जर्नल एंट्री को अगर हम लोग ध्यान से देखेंगे तो पता चलेगा कि जब भी हम लोग कोई भी जर्नल एंट्री कर रहे हैं तो बाद में जाके वो रिवर्स हो जा रहा है, नलीफाई हो जा रहा है, कैंसिल हो जा रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से ये सारा जर्नल एंट्री बना है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसी चैप्टर के ऊपर न्यूमेरिकल करेंगे, प्रॉब्लम करेंगे। तो प्रॉब्लम के साथ मैं इन एंट्रीज को आपको करवाऊंगा और अच्छे से अंडरस्टैंडिंग बनेगी, चीजें समझ में आएगी। सारा एंट्री आपको रटना नहीं पड़ेगा, 12 में भी सारा एंट्री को लॉजिक के साथ ही समझाएंगे। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं समझाएंगे। तो आज के क्लास को फिलहाल यहाँ पर एंड करते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।